ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। अंकित सर अपना स्टार्ट कीजिए। नवनीत गर्ग सर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं, यानी कि एफसीए हैं। इन्होंने बीकॉम किया है। 2006 में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया था। 2008 में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में योग्यता प्राप्त करी। वर्तमान में नवनीत गर्ग एंड एसोसिएट्स की ये वरिष्ठ भागीदार है। 2023-24 की अवधि के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद की अप्रत्यक्ष कर समिति के ये सह चयनित सदस्य हैं। वर्तमान में वह सीजीएसटी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नियमित फैकल्टी हैं। वह मध्य प्रदेश राज्य कर विभाग द्वारा अपने अधिकारियों और विभिन्न व्यापार संघों के लिए आयोजित कार्यशालाओं और सेमिनारों के लिए भी ये फैकल्टी हैं। पूरे मध्य भारत में ICAI, ICSI, टैक्स लॉ बार एसोसिएशन और अन्य पेशेवर निकायों द्वारा आयोजित सेमिनारों के ये नियमित वक्ता हैं। यह चार्टेड अकाउंटेंट, टैक्स एडवोकेट, टैक्स प्रैक्टिशनर, व्यापार और उद्योगों के बीच जीएसटी का ज्ञान प्रसार करने के लिए अपने ही नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। सीए नवीन गर्ग के नाम से एक यूट्यूब चैनल है और ये नियमित रूप से उस पर अपने कुछ ना कुछ विचार डालते रहते हैं। जी को शुभकामनाएं, बधाई। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली आज हमें जो बात करनी है, आज हमें जो चर्चा करनी है वो करनी है 50th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। तो सब करीब 6 साल जीएसटी कानून को लागू हो गया है और 6 साल बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं और 50वीं बैठक जीएसटी काउंसिल की हो गई है। करीब हाफ सेंचुरी जीएसटी काउंसिल की बैठकों की हो गई है। इसमें कई सारे परिवर्तनों पर बात की गई। करीब 1500 बड़े निर्णय लिए गए और उन सारे निर्णयों के आप और हम साक्षी हैं। कई बार जीएसटी कानून की आलोचना ये कहकर के की जाती है कि साहब ये तो बड़ा ही डायनामिक लॉ है और इसमें बड़े सारे परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन मेरा साहब इसको लेकर के थोड़ा सा नजरिया अलग है। इसको लेकर के मेरा जो नजरिया है वो ये है कि जितने सारे परिवर्तन आ रहे हैं तो ये परिवर्तन हम जैसे कंसल्टेंट्स के लिए, जो लोग टैक्स लॉज की प्रैक्टिस किया करते हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव तरीके से इसको लेना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर आप इनकम टैक्स कानून को देखें तो इनकम टैक्स कानून में अब कोई परिवर्तन बहुत विशेष नहीं आते हैं और लगभग कानून सेटल हो गया है। और कानून सेटल होने का परिणाम ये है कि कंसल्टेंट्स की भूमिका लगभग अप्रासंगिक सी होती जा रही है कि क्लाइंट को लगभग केवल एक साल में एक बार अपने कंसल्टेंट के पास में जाना होता है और लगभग साल भर सारी चीजें स्मूथली चलती है। लेकिन जीएसटी कानून में एक बहुत अच्छी बात यह है कि अभी नया कानून है, अभी सेटल नहीं हुआ है। समय पे इस पे परिवर्तन आते रहते हैं और परिवर्तन आते रहते हैं तो आपकी और हमारी भूमिका प्रासंगिक बनी हुई है। यहाँ पर कई सारे परिवर्तन हैं और इसको इस तरीके से भी लेना चाहिए कि सरकार बड़ी रिस्पॉन्सिव है कि कोई भी समस्या जो कि फील्ड फॉर्मेशन में आ रही होती है, जो भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री को समस्याएं आ रही होती हैं, जीएसटी काउंसिल में उसको लेकर के उसको समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक जो कि 11 जुलाई 2023 को हुई, उसके जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं उस पर आज हम अभी चर्चा करने वाले हैं। सो एक एक करके अगर हम चर्चा करें तो ये जो 50वीं बैठक है, इसमें जो लिए गए निर्णय हैं उनको मुख्यतः 3 बिंदुओं में हम डिवाइड कर सकते हैं। या जो प्रेस रिलीज हमारे सामने है 50वीं जीएसटी काउंसिल बैठक की, तो उस प्रेस रिलीज को हम 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करके चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि चेंज इन जीएसटी रेट। तो बहुत सारे जीएसटी के गुड्स एवं सर्विसेज में टैक्स रेट में चेंज करने को लेकर के निर्णय लिए गए हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद मेजर्स ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन की जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में जो कुछ समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, उस पर कई सारे निर्णय लिए गए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और एक और बिंदु जिस पर डिसीजन लिया गया है वो है कि स्ट्रीमलाइनिंग टैक्स कंप्लायंसेस। तो जितने भी हमारे टैक्स लॉज हैं उसमें कंप्लायंस में और कुछ परिवर्तन अब आने वाले हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली 3 मुख्य बिंदु हैं जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो टैक्स रेट में जो परिवर्तन हुआ है उस पर,
जो ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर के उन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं उस पर हम बात करेंगे, और जो कंप्लायंस को लेकर के कुछ परिवर्तन आने वाले हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सब एक एक करके मैं अपनी बात को आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें जीएसटी में जो रेट ऑफ टैक्स का चेंज हुआ है उसको लेकर के हम बात करें, तो उसको लेकर के अगर मैं बात करूं आपसे, सो पॉइंट बड़ा क्लियर है। कई सारे ऐसे मामले जिसमें टैक्स रेट को लेकर के कंफ्यूजन था, उन कंफ्यूजन को यहां पर दूर करने की कोशिश की गई है। और एक बड़ी अच्छी बात इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग से निकल करके आपके और हमारे सामने आ रही है, वो ये है कि इस बार एक नया प्रयोग किया गया जीएसटी काउंसिल की बैठक में। वो नया प्रयोग है कि बहुत सारे जो टैक्स के रेट हैं उनको रेगुलराइज किया गया ऑन एज इज बेसिस। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझना चाहिए। एज इज बेसिस, जैसे आप देखेंगे टैक्स रेट में जब हम बात करेंगे तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने प्रेस रिलीज में अगर आप देख पा रहे हैं वो ये है कि जो अनकुक्ड अनफ्राइड स्नैक्स हैं उसके ऊपर बड़ा कंफ्यूजन था कि 18% टैक्स रेट लगेगा कि 5% लगेगा। कई सारी एडवांस रूलिंग इसको लेकर के है, कुछ एडवांस रूलिंग फेवर में है, कुछ एडवांस रूलिंग अगेंस्ट में है। सो बेसिकली यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये हमें बहुत समझना पड़ेगा कि यहाँ पर उन्होंने जीएसटी काउंसिल ने जो निर्णय लिया है वो ये है कि 5% की दर से उस पर टैक्स लगेगा, और पुराने जो सारे मामले हैं उन सारे मामले को एज इज बेसिस पर रेगुलराइज कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है वो समझने की बहुत जरूरत है। जैसे एज इज बेसिस का मतलब ये है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब प्रोस्पेक्टिवली आपको जो टैक्स देना है वो 5% से देना है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए पुराने समय में 5% टैक्स देना चाहिए था और किसी व्यक्ति ने 18% टैक्स दे दिया, तो उस 18% दिए गए टैक्स का हम किसी प्रकार से कोई रिफंड अलाउ नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर टैक्स का रेट किसी पर्टिकुलर आइटम पे बोला गया कि 18% दीजिएगा और पुराना किसी ने 5% दिया हुआ है तो उस पर भी हम नोटिस नहीं देंगे। तो बहुत सारे ऐसे मामले जहां पर इस तरीके के टैक्स के रेट को लेकर के कंफ्यूजन था, वहां पर उन्होंने उसको रेगुलराइज किया गया है, और रेगुलराइज किया है ऑन एज इज बेसिस। इसका मतलब ये है कि पुराने केसेस में जो हो गया सो हो गया। इसका एक उदाहरण मैं अगर आपको देना चाहूं तो ये एक आप ऐसे समझिए कि आप लोगों को सबको पता होगा कि रॉयल्टी के केस में एक बड़ा डिस्प्यूट चला आ रहा है। जैसे माइनिंग के केस में जो रॉयल्टी वाले पॉइंट्स हैं कि अगर मैं माइनिंग करता हूं तो माइनिंग करने के लिए मुझे रॉयल्टी देनी पड़ती है सरकार को। तो रॉयल्टी को लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन ये था कि पहले हम रॉयल्टी पे जो आरसीएम में टैक्स जमा करते थे वो उस रेट से करते थे जिस रेट से हमारी कमोडिटी टैक्सेबल होती थी। मीनिंग देयर बाय कि अगर मैं मान लीजिए गिट्टी बना रहा हूं, मैं एग्रीगेट बना रहा हूं, तो गिट्टी पे 5% का टैक्स रेट था, तो गिट्टी के ऊपर मुझे रॉयल्टी देने के लिए जो टैक्स देना पड़ता था वो मैं 5% पे ही उसको आरसीएम पे टैक्स जमा करता था। लेकिन 1 जनवरी 2019 से कानून में परिवर्तन किया गया और ये कहा गया कि भाई आपको रॉयल्टी पे अगर आरसीएम पे टैक्स जमा करना है तो वो जो टैक्स जमा करना है वो आपको 18% से ही जमा करना पड़ेगा। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2019 से जो रॉयल्टी के ऊपर आरसीएम पे टैक्स जमा किया है वो 18% की दर से किया। अब समस्या ये आ गई कि जब जीएसटी डिपार्टमेंट इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को लेकर के बात करता है तो उसने हमसे 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2018 का जो टाइम पीरियड है, पिछले जो 1.5 साल की जो बात है, उस पर जो हमने 5% की दर से आरसीएम में टैक्स जमा किया है वो हमसे बोलता है कि नहीं आपको 5 नहीं 18% की दर से टैक्स जमा करना था और आपने 5% जमा कर रखा है तो आप 13% और जमा कीजिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। सो पॉइंट यहां पर यह है कि पहले केसेस में जो जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिए हैं उनका इंपैक्ट ये हुआ कि वो किस दिन से लागू होंगे उस बात को लेकर के क्लैरिटी ना होने की वजह से पुराने केसेस भी ओपन हो रहे हैं, पुराने केसेस भी लिटिगेशन में जा रहे हैं। लेकिन अब ये जो 50वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है इसमें बहुत क्लियरली उन्होंने ये कह दिया कि हम इसको रेगुलराइज कर रहे हैं ऑन एज इज बेसिस। तो एज इज बेसिस का मतलब ये है कि पुराने वाले केसेस को छेड़ा नहीं जाएगा। मतलब अगर आपने टैक्स ज्यादा जमा कर दिया है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, अगर आपने टैक्स कम जमा कर दिया है तो आप पर हम कोई डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे। एज इज बेसिस पर रेगुलराइजेशन का मीनिंग ये हुआ। तो जैसे एक मैंने आपको जो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने था दैट इज अनकुक्ड और अनफ्राइड स्नैक्स, जिसको हम फ्राइम्स वगैरह कहते हैं कॉमनली, उसके ऊपर टैक्स का रेट अब क्या होगा दैट इज 5% एंड दैट इज बीइंग रेगुलराइज्ड ऑन अ प्रोस्पेक्टिव बेसिस। तो ये एक सीधी सी बात इन्होंने यहाँ पर। इसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो उसमें बात ये है कि बहुत सारी जो रेयर डिसीज है, कैंसर वगैरह या इस तरीके की जो गंभीर बीमारियां हैं
उनके ऊपर जो उनकी जो दवाइयां अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने पर उस पर फिर जीएसटी का टैक्स नहीं लगेगा। अभी तक 12% की दर से उन पर टैक्स लगा करता था और अब इंपोर्ट करने पर वो एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सारी बातें केवल और केवल प्रेस रिलीज के बेसिस पे कर रहे हैं। अभी इससे संबंधित नोटिफिकेशन का हमें वेट है। नोटिफिकेशन जिस दिन आएंगे उस दिन हम इसको बहुत और बारीकी से समझेंगे और बहुत प्रॉपर इसका मीनिंग निकल पाएगा। अभी कई सारे पॉइंट्स को लेकर के बड़े सारे कंफ्यूजन्स हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन टू कम। तो नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसके बाद में हम इस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 जिसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर बात करता है कि अगर एक रॉ कॉटन को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन था। रॉ कॉटन को लेकर के प्रोविजन ये था कि अगर कोई किसान किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर रॉ कॉटन सप्लाई करता है तो वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको उसके ऊपर आरसीएम पे टैक्स डिस्चार्ज करना है। एक कंफ्यूजन ये था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो बड़े लेवल पे ये प्लानिंग की जा रही थी कि जो कोऑपरेटिव्स बना करके किसान से रॉ कॉटन खरीदा जाता था और उस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा था, तो उस बात को उन्होंने यहाँ पर रेगुलराइज किया है और अब ये कहा है कि कोऑपरेटिव भी रिवर्स चार्ज की परिभाषा में आएंगे और उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर उन्होंने टैक्स रेट को लेकर के यहाँ पर क्लैरिफाई किए हैं। तो आई थिंक कि टैक्स रेट में जहां तक परिवर्तन हुआ है तो उसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। जो कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट हैं जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, जो हमारी डे टू डे प्रैक्टिस से संबंधित है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा समय उस पर डिवोट करना चाहूंगा। तो हाल फिलहाल ये जो प्रेस रिलीज है ये आप लोगों के सबके पास होगी, मैं भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। सो इसको आप एक बार देख सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन के लिए हमारे पास पॉइंट नहीं है। सो मैं डायरेक्टली मूव कर रहा हूँ कुछ स्पेसिफिक केसेस में जहां पर जो हमारी डे टू डे प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं। तो अब उसमें एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर हम शुरू करता हूँ कि अब एक और जो बड़ा ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर के कुछ एक उन्होंने सुविधाएं दी हैं, एक एक करके हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम पॉइंट आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीटीए से संबंधित। आप समझिए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, या उसको कॉमनली हम ट्रांसपोर्टर्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, आपको पता है कि उसमें दो तरीके से टैक्स दिया जाता है। एक ट्रांसपोर्टर पे टैक्स दिया जाता है कि भाई उस पे जो उनका रेसिपिएंट है वो 5% की दर से टैक्स डिस्चार्ज करेगा। अगर मैं ट्रांसपोर्टर हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन टैक्सेशन के। एक ये है कि मैं अपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर दूं और मेरा जो रेसिपिएंट है, मैं रेसिपिएंट विल पे टैक्स ऑन दिस इनवर्ट सप्लाई। और सेकंड ऑप्शन ये है कि बीइंग ट्रांसपोर्टर मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स डिस्चार्ज करने की बात करूं और उसके बाद 12% की दर से मैं टैक्स लगा करके अपने सारे ही कस्टमर्स को, अपने सारे ही कंसाइनर और कंसाइनीज को 12% टैक्स लगा करके बिलिंग करूं। तो अब दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। दोनों ऑप्शन में फर्क क्या है वो समझ लें कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं बिना टैक्स लगाए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दूंगा तो उसमें मेरे पास जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रक परचेज किया, ट्रक का रिपेयर मेंटेनेंस है, ट्रक का इंश्योरेंस है, तो वो जितना भी ट्रक का रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस वगैरह वगैरह है उसका आईटीसी का बेनिफिट मैं आगे पास ऑन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो टैक्स चार्ज कर ही नहीं रहा हूँ। टैक्स तो मेरा रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज बेसिस पे दे रहा है। लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे टैक्स देने की बात करता हूँ तो क्या होगा कि मैं इन सारी इनपुट का क्रेडिट ले पाऊंगा और उसको आगे पास ऑन भी कर पाऊंगा। जैसे मैंने अगर ट्रक परचेज किया है, सो ट्रक परचेज करने पर जो भी उसके ऊपर टैक्स मैंने दिया है, वो उसके रिपेयर मेंटेनेंस, उसके इंश्योरेंस पे जितना मैंने टैक्स पे किया है उस सबका आईटीसी में क्लेम कर पाऊंगा। और आईटीसी क्लेम करने के बाद में 12% की दर से मैं अपने रेसिपिएंट को वो टैक्स लगा करके दूंगा। सो अभी जीएसटी में एक परिवर्तन लाया गया, उसमें ये कहा गया कि भाई आप ट्रांसपोर्टर हैं और ट्रांसपोर्टर होते हुए आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है या फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना है, तो ये आपको पहले बताना पड़ेगा। पहले बताना पड़ेगा का मतलब ये कि साल शुरू होने के पहले आप बताइए कि आप फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना चाहते हैं या रिवर्स चार्ज में टैक्स देना चाहते हैं। तो उन्होंने ये ऑप्शन यहाँ पर दिया कि आप फॉरवर्ड चार्ज में अगर टैक्स देना चाहते हैं सो आपको साल शुरू होने के पहले 15 मार्च तक एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा विद जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क पे जाकर के आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा कि मैं फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स दूंगा। इस बात को लेकर के, और ये बात कही गई कि हर फाइनेंशियल ईयर में आपको ये करना है।
दैट मीन्स कि अगर किसी जीटीए ने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए डिक्लेरेशन फाइल कर दिया है, तो 22-23 जब खत्म होगा तो उसके पहले उसको 23-24 के लिए भी एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। और गलती से अगर उस जीटीए ने अपना डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया, सो इन दैट केस वो फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाले ऑप्शन पे नहीं जा पाएगा, उसको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज वाले ऑप्शन पर। और रिवर्स चार्ज वाले ऑप्शन पर कन्वर्ट करने में क्या नुकसान है वो आप समझिए। उसमें ये कहा जाता है कि भाई जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे जो ट्रक जब मैंने खरीदा था तो ट्रक के खरीदने पर मान लीजिए 50 लाख का ट्रक था तो 28% उसके ऊपर टैक्स है। तो 28% करीब करीब आप ये मान करके चलिए कि करीब 14 से 15 लाख रुपए के आसपास उसमें टैक्स का कंपोनेंट शामिल है। जैसे ही मैंने ट्रक खरीदा 15 लाख रुपए का आईटीसी मैंने ले लिया, उस आईटीसी को मैंने कंज्यूम कर लिया। अब 1 साल तक तो मैंने ट्रक फॉरवर्ड चार्ज में चलाया, अगले साल में डिक्लेरेशन फाइल करना भूल गया, गलती से मेरे से गलती हो गई कि डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर पाया, तो ऑटोमेटिकली मैं आ जाऊंगा रिवर्स चार्ज वाले ऑप्शन पर। और जैसे ही मैं रिवर्स चार्ज वाले ऑप्शन पर आऊंगा तो मुझसे कहा जाएगा कि जो 15 लाख का आपने आईटीसी लिया है इसको आप प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करें, ये मानते हुए कि आपकी ट्रक की यूजफुल लाइफ 5 साल है, आपने अभी तक 1 साल उसका इस्तेमाल कर लिया, बाकी 4 साल जो है उसका आईटीसी आप रिवर्स कीजिए। तो आई विल बी इन अ बिग ट्रबल जस्ट बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल लैप्स कि मैंने एक डिक्लेरेशन फाइल करना चाहिए था, वो डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया। इस प्रैक्टिकल समस्या को जीएसटी काउंसिल ने कंसिडर किया और कंसिडर करने के बाद में ये निर्णय लिया कि अगर किसी भी जीटीए ने ये ऑप्शन अगर ऑप्ट कर लिया है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में अपना टैक्स जमा करेगा, तो जब तक वो उसको ऑप्ट आउट नहीं करता है, जब तक वो उस स्कीम से बाहर आने के लिए जीएसटी नेटवर्क पे इंटीमेशन नहीं देता है, तब तक ये माना जाएगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज में ही रहेगा। दैट मीन्स कि हर साल डिक्लेरेशन फाइल करने की जो रिक्वायरमेंट है एक जीटीए के लिए, वो रिक्वायरमेंट उन्होंने अब यहाँ पर खत्म कर दी है। दैट मीन्स कि आप अपने लाइफ टाइम में एक बार जीटीए का अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज में जमा करना चाहते हो तो डिक्लेरेशन फाइल कीजिए, और जब तक आप उससे बाहर आने के लिए डिक्लेरेशन फाइल नहीं करेंगे यही माना जाएगा कि आप फॉरवर्ड चार्ज में ही रहना चाहते हैं, तो हर साल आपको ये डिक्लेरेशन फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ ये डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए जो समय अवधि है वो बड़ी स्पेसिफाई कर दी गई है। उन्होंने ये कहा कि भाई जिस भी फाइनेंशियल ईयर से आप इसको लागू करना चाहते हैं, तो 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में आप ये डिक्लेरेशन जीएसटी नेटवर्क पे जाकर के फाइल कर दें। अगर मान लीजिए मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रहना चाहता हूं, तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 के बीच में मैं डिक्लेरेशन जीएसटी नेटवर्क पे जाकर के फाइल कर दूं, तभी ये ऑप्शन मुझे अवेलेबल होगा। अब इसमें कई सारे प्रश्न अभी भी अनआंसर्ड हैं, अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है। वो क्या ऑप्शन है उसको समझने की कोशिश करें। उसमें एक अभी प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि अगर कोई फॉरवर्ड चार्ज से रिवर्स चार्ज में वापस आना चाहता है कि तो साल के दौरान वो बीच में इस स्कीम को छोड़ करके रिवर्स चार्ज में आ सकता है क्या, उस केस में क्या डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। तो अभी इन सारी चीजों के लिए हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। लेट द नोटिफिकेशन कम, देन ओनली वी विल बी एबल टू डिस्कस अपॉन इट। फाइन। सो ये एक बड़ा चेंज ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर के उन्होंने लाया कि डिक्लेरेशन आपको हर साल फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, डिक्लेरेशन आप एक बार फाइल कीजिए और जब तक आप उससे ऑप्ट आउट नहीं करेंगे वो डिक्लेरेशन आपका वैलिड माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक और बड़ा चेंज। बड़ा चेंज क्या है, वो है डायरेक्टर्स की सर्विसेज के ऊपर। डायरेक्टर्स की सर्विसेज के ऊपर जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो ये है कि डायरेक्टर्स की सर्विसेज के केस में आप लोगों को पता होगा कि नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करता है, तो वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर है और डायरेक्टर होते हुए उसने डायरेक्टर की कैपेसिटी में कंपनी को कोई सेवाएं दी हैं, तो उसमें टैक्स देने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसको एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए मैं किसी एक कंपनी में डायरेक्टर हूं, से फॉर एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। मैं एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूं और मैं डायरेक्टर को ये सुविधा, डायरेक्टर को अपनी कंपनी को अपनी सेवाएं डायरेक्टर के रूप में दे रहा हूं और कंपनी मुझे उसके बदले में पेमेंट करती है। सो अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि डायरेक्टर को कंपनी 2 हैसियत से पेमेंट करती है, 2 कैपेसिटीज में वो पेमेंट करती है। डायरेक्टर मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कि अगर मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं तो मैं हो सकता है उस कंपनी का एम्प्लॉय हूं। कंपनी अगर मुझे फिक्स सैलरी दे रही है पर मंथ बेसिस पे, सो मैं कंपनी का अगर एम्प्लॉय हूं तो कोई बात नहीं है, तो उस
पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा शेड्यूल 3 की एंट्री नंबर 1 बड़ी स्पेसिफिकली कहती है कि सैलरी इज नॉट नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेकेंडली, अगर मैं कंपनी को जो सेवाएं दे रहा हूं वो बीइंग डायरेक्टर एज अ सिटिंग फीस चार्ज कर रहा हूं, जैसे बीइंग प्रोफेशनल, बीइंग सीए, कंपनी ने मुझे अपने बोर्ड में अपॉइंट कर लिया और ये कहा कि भाई बोर्ड की जब भी मीटिंग होगी आप आइएगा, आपको हम एक पर्टिकुलर सिटिंग फीस देंगे और बोर्ड के जो भी डिसीजंस होंगे आप उसमें अपने हिस्सेदारी निभाइएगा। तो बीइंग टैक्स पर्सन, तो टैक्स के बारे में अगर कोई विषय है तो आप उस पर अपनी राय रखिएगा। सो अगर उस कैपेसिटी में मुझे हायर किया गया, सो इन दैट केस ये कहा जा रहा है कि जो भी सिटिंग फीस मुझे दी जाती है उसके ऊपर टैक्स देने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहां तक अब कंपनी ने अगर मुझे मान लीजिए एक बोर्ड मीटिंग के लिए 10,000 रुपए दिए, तो उस 10,000 रुपए के ऊपर जो टैक्स देने की जिम्मेदारी है वो हमारी कंपनी की होगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसमें मुझे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देने की जिम्मेदारी नहीं। यहां तक तो सारी चीजें ठीक थी, किंतु अब समस्या यहाँ पे ये खड़ी हुई कि कई सारे केसेस में ये हुआ कि डायरेक्टर कंपनी को डायरेक्टर के रूप में तो सेवाएं दे ही रहा था, डायरेक्टर के अलावा अन्य सेवाएं भी दे रहा था। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर होते हुए उसने कंपनी को अपनी एक कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है। ऐसे कई सारे एग्जांपल आपके और हमारे सामने होंगे कि कोई डायरेक्टर ने अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी कंपनी को किराए पर दे रखी है और कंपनी से किराया ले रहा है, और डायरेक्टर का वो जो किराया है वो 20 लाख के थ्रेशोल्ड के अंदर है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जा रहा। तो उसमें एक बड़ा कंफ्यूजन ये आ रहा था, एक कई सारे नोटिसेस सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट ने खासकर इस बात को लेकर के जारी किए कि भाई डायरेक्टर अगर अपनी कंपनी को कोई सेवाएं दे रहा है तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स लगना चाहिए। तो जो डायरेक्टर के रूप में सेवाएं दे रहा था उसके ऊपर तो रिवर्स चार्ज लगना चाहिए, उसमें तो कोई कंफ्यूजन पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन डायरेक्टर होते हुए अगर कोई व्यक्ति अन्य सेवाएं कंपनी को दे रहा है तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस बात को लेकर के डिस्प्यूट था, जिसको अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक में ठीक किया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में उसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर डायरेक्टर किसी कंपनी को डायरेक्टर के रूप में जो सेवाएं दे रहा है उसके ऊपर केवल रिवर्स चार्ज लगेगा। डायरेक्टर कंपनी को डायरेक्टर के अलावा किसी कैपेसिटी में अगर कोई सेवाएं देता है, दैट मीन्स कि अगर डायरेक्टर ने कोई इमोल प्रॉपर्टी कंपनी को किराए पर दे रखी है और उसके बदले में किराया लिया जाता है, तो उसके ऊपर टैक्स देने की जिम्मेदारी केवल और केवल डायरेक्टर की होगी। उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपनी को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें ये देखना होगा कि जो डायरेक्टर है, क्या डायरेक्टर का जो किराया प्राप्त हो रहा है, जो किराया उसको मिल रहा है, क्या वो थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की जो है उसको क्रॉस करता है? अगर करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट होगी और रजिस्ट्रेशन करा करके वो अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर किराए पर कंपनी को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी, कंपनी इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऐसे कई सारे नोटिफिकेशन, कई सारे नोटिसेस अभी सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं। ये क्लैरिफिकेशन के बाद में उन सारे मैटर्स का डिस्पोजल हो जाएगा। सो ये एक बड़ा अच्छा क्लैरिफिकेशन उन्होंने इसमें दिया, जिससे कई सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसके बाद एक और चेंज है जिसको हम कहते हैं कि जो सिनेमा हॉल में फूड एंड बेवरेजेस दिए जा रहे थे तो उसके ऊपर किस दर से टैक्स लगेगा, तो उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बेसिकली एक डिस्प्यूट क्या था पहले वो समझ लें। डिस्प्यूट ये था कि हम लोग जब मूवी देखने जाते हैं किसी सिनेमा हॉल में, पीवीआर, सिनेपोलिस या जो भी आप आइनॉक्स, जो भी बड़े नाम ले लें, तो वहां पर सिनेमा हॉल के बाहर जो रेस्टोरेंट होता है वहां पे जो समोसा, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो मिलती हैं, इसके ऊपर जो टैक्स लगना चाहिए वो किस रेट से लगना चाहिए। अभी तक कंफ्यूजन ये था कि क्या उस पर 5% की रेट से टैक्स लगेगा जो कि एक नॉर्मल रेस्टोरेंट का है, क्या उसके ऊपर 18% की दर से टैक्स लगेगा जो कि सिनेमा हॉल की टिकट का है। तो इस बात को लेकर के बड़े सारे कंफ्यूजन थे। जीएसटी काउंसिल की इस 50वीं बैठक में उन्होंने इस पॉइंट को बड़ा क्लियरली दिमाग किया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप सिनेमा हॉल में स्थित एक रेस्टोरेंट हैं, तो सिनेमा हॉल में स्थित एक रेस्टोरेंट होते हुए आपके ऊपर टैक्स की दर वही लगेगी जो कि एक नॉर्मल किसी रेस्टोरेंट में लगती है। इसका मतलब ये है कि 5% की दर से आपको टैक्स देना है और आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्मली होता है कि 5% टैक्स लगेगा विदाउट एनी आईटीसी। लेकिन अगर कभी आपने ऐसा किया कि आपके टिकट के अमाउंट में फूड एंड बेवरेजेस का अमाउंट शामिल है, जैसे
आपने कभी बुक माई शो या इस तरीके की किसी ऐप से अपना मूवी का टिकट बुक कराया और उसमें आपने चूज कर लिया ऑप्शन कि भाई आप पॉपकॉर्न लेना चाहते हैं, आप वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेना चाहते हैं, और वो कंसिडरेशन कॉमनली आपने उसको पे किया, तो उसमें बड़ा स्पेसिफिक है कि उसमें फिर जो टैक्स लगेगा ये माना जाएगा कि इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मतलब कि वो उसमें मूवी का टिकट और साथ ही साथ फूड और बेवरेजेस शामिल हैं। तो इंटायर सप्लाई इज द, और जो इस दोनों सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल सप्लाई तो मूवी है कि भाई आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जा रहे हैं, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप मूवी देख रहे हैं तो उसके लिए आपको फूड एंड बेवरेजेस साथ में मिल रहा है, या फूड एंड बेवरेजेस आप खाने जा रहे हैं तो आप मूवी देखने जा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि उसमें प्रिंसिपल सप्लाई है मूवी सिनेमा का टिकट, और सिनेमा के टिकट पे जो टैक्स का रेट है वो ये है कि 100 रुपए तक का अगर टिकट है तो 12% की रेट से टैक्स लगेगा, और अगर 100 रुपए से ज्यादा का टिकट है तो 18% के रेट से टैक्स लगेगा। सो कुल मिलाकर के जो सिनेमा हॉल में स्थित रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऊपर टैक्सेबिलिटी को लेकर के एक बड़ा क्लैरिफिकेशन उन्होंने यहाँ पर दे दिया है। फाइन, इसके बाद हम आगे बात करने जा रहे हैं, दैट इज एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर्म किया गया था कसिनोज, रेस कोर्सेज एंड ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के। आपको और हमको पता है कि ये ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज, ये आज की डेट में बड़े प्रचलित हैं। जैसे कुछ एक ऑनलाइन रमी एक ऑप्शन है, बड़े सारे टीवी पे एड आया करते हैं इसको लेकर के, ड्रीम 11 या इस तरीके के बहुत सारे एप्स अवेलेबल है अभी। तो ये जितने सारे एप्स अवेलेबल हैं इनकी जो एक्टिविटी है, क्या इनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, दैट इज द बिग क्वेश्चन। और इस बात को लेकर के जो जीएसटी काउंसिल में करीब करीब पिछले 3-4 बैठकों में बहुत चर्चा हुई। उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया, उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने करीब करीब 1 साल तक इस पर बहुत गहन विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के बाद में फाइनली कुछ डिसीजन ले लिया गया है। क्या डिसीजन लिया गया है उसको आप पहले समझ लें। एक आपको अभी याद होगा कर्नाटका हाईकोर्ट में एक बड़ा मामला गया था, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि जीएसटी में 21,000 करोड़ की रिकवरी का एक नोटिस सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया। वो एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को दिया गया जिसका नाम था गेम्सक्राफ्ट। सो गेम्सक्राफ्ट के केस में सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा कि भाई आप ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसके ऊपर टैक्स लगेगा, और इसके ऊपर आपकी जो रिकवरी है वो 21,000 करोड़ की होगी। मामला साहब हाईकोर्ट पहुंचा, कर्नाटका हाईकोर्ट गया, तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने उसमें बड़ा सारा डिस्कशन किया, और डिस्कशन करके ये कहा कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो इस पे टैक्स लगाया था वो ये कह करके लगाया था कि भाई इट इज अ गेम ऑफ चांस, कि जिस तरीके से लॉटरी है। आप लोगों को पता है कि जो हमारा जीएसटी कानून है, जीएसटी कानून में एक्शनेबल क्लेम जो है, एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई की परिभाषा से बाहर रखा गया है, लेकिन उस एक्शनेबल क्लेम में लॉटरी को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। आप समझिए, थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में जाना चाहूंगा, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए, ये आपको आगे किसी दूसरे केसेस में भी शायद काम आ जाए। देखिए एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, पहले हम वो समझ लें। एक्शनेबल क्लेम का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा क्लेम जिसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के एग्जीक्यूट करवा पाते हैं। मीनिंग देयर बाय कि जैसे लॉटरी को हम एग्जांपल लें, लॉटरी में ये कहा गया कि भैया 100 रुपए का एक टिकट है, और 100 रुपए का टिकट अगर आप खरीदेंगे और कभी अगर आपका लॉटरी का वो नंबर लग गया तो आपको 1 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलेगा, ये कहा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा और मेरे जैसे हजारों लोगों ने वो टिकट खरीदा है लॉटरी का, और जिस भी व्यक्ति का वो नंबर लगेगा उसके पास वो एक्शनेबल क्लेम आ गया कि कल को वो जाकर के ये कह सकता है कि भाई आपने कमिटमेंट किया था, आपने अनाउंसमेंट किया था कि अगर मैं टिकट खरीदूंगा और मेरा नंबर आ जाता है तो आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे। तो अगर वो लॉटरी का अनाउंसमेंट करने वाली कंपनी, लॉटरी का अनाउंसमेंट करने वाला व्यक्ति अगर मना करता है तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के इसको क्लेम कर सकता हूं। तो दिस इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। सिमिलरली हम एग्जांपल ले इंश्योरेंस के केस में, जैसे लाइफ इंश्योरेंस की हम बात कर ले। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि ये कहा जाता है कि भाई आप 10,000 रुपए की पॉलिसी ले लीजिए, आपका 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस है। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति के साथ में कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो कंपनी इज लायबल टू पे 1 करोड़ रुपीज टू हिज फैमिली मेंबर। तो दिस इज कॉल्ड अगेन एक्शनेबल क्लेम। तो ये जो एक्शनेबल क्लेम सारी होते हैं, तो हमारे शेड्यूल 3 में ये कहा गया है कि शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम वुड नॉइदर बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज, लेकिन इसमें से लॉटरी को उन्होंने हटा दिया है। कहने का मतलब ये है कि लॉ मेकर का बड़ा इंटेंशन ये था कि हम एक्शनेबल क्लेम को टैक्स नहीं करेंगे सिवाय लॉटरी के, यानी लॉटरी पे हम टैक्स लगाएंगे, लॉटरी को छोड़ करके जितने सारे एक्शनेबल क्लेम हैं उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे। यही कारण है कि इंश्योरेंस के केस में टैक्स नहीं लगता है। ये बात गुड्स के इंश्योरेंस पे भी लागू होती है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा
कि जैसे मान लीजिए किसी का माल जा रहा था और अभी बाढ़ आई है बहुत सारी जगहों पर, और बाढ़ में वो माल खराब हो गया, और उस माल का अगर इंश्योरेंस था, ट्रांजिट इंश्योरेंस था, तो उसने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको क्लेम दिया, तो जो क्लेम की राशि है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो एक्शनेबल क्लेम, और एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 आइटम है, और शेड्यूल 3 आइटम का मतलब ये होता है कि नाइदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज। सो पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस के केस में उसको एक्शनेबल क्लेम कहा गया है। तो आई थिंक कि मैं एक्शनेबल क्लेम क्या होता है वो हम सबको क्लियर है कि एक्शनेबल क्लेम हम किसकी बात कर रहे हैं। सो पॉइंट ये था कि जो मैं गेम्स क्राफ्ट की आपसे बात कह रहा था, कर्नाटका हाईकोर्ट में जो मामला गया था 21,000 करोड़ वाला, वहां पर समस्या ये थी कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये बात कही कि भाई आपका तो ये एक्शनेबल क्लेम है, तो लॉटरी जैसा एक आपका एक्टिविटी है, तो आप इसके ऊपर टैक्स दीजिए। तो 21,000 करोड़ की उन्होंने डिमांड निकाल दी। जब कर्नाटका हाईकोर्ट में गेम्स क्राफ्ट का मामला गया तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये गेम ऑफ चांस नहीं है, इट इज अ गेम ऑफ स्किल। उन्होंने क्या दिमाग किया, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो ऐसा नहीं है कि आपने 100 लोगों ने खरीद लिया और किसी का भी निकल आएगा, इट इज अ गेम ऑफ स्किल। तो वो बेसिकली टीम बनाने वाला कोई गेम था कि आप प्लेयर्स चूज करके अपने 11 लोगों की टीम बनाएं, और जो ज्यादा रन स्कोर करेगी टीम उसको वो प्राइज मनी मिलेगी। तो बात ये है अल्टीमेटली जो गेम्स क्राफ्ट के केस में एक जो बड़ा कंफ्यूजन था, उन्होंने उसमें डिमार्केशन किया कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स को उन्होंने डिमार्क किया। तो हाई कोर्ट ने ये कहा क्योंकि ये आपका गेम ऑफ स्किल है, इसलिए हम इसके ऊपर टैक्स की डिमांड को सस्टेन नहीं करने देंगे, और गेम उस केस में गेम्स क्राफ्ट के फेवर में जजमेंट आया। सो अब जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई तो इस वाले पर्टिकुलर मामले को उन्होंने एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद में अब जो निर्णय लिया गया है वो समझिए। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, तो उसमें उन्होंने ये बात कही कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है, वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका गेम ऑफ स्किल है कि गेम ऑफ चांस है। हम इस तरीके की ऑनलाइन गेमिंग वाली एक्टिविटी को टैक्स करने जा रहे हैं। इस ऑनलाइन गेमिंग वाली एक्टिविटी को जब हम टैक्स करने जा रहे हैं तो इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि जो शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम को उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ था, केवल लॉटरी को छोड़ करके बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम को उन्होंने जीएसटी के दायरे से बाहर रखा था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम शेड्यूल 3 को अमेंड कर देंगे। तो अभी जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो ये रिजॉल्व किया है कि हम ये जो ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसेस, इन सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए शेड्यूल 3 में सुटेबल अमेंडमेंट करेंगे। तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ गई कि हमारा शेड्यूल 3 अमेंड होने वाला है। शेड्यूल 3 अमेंड करने का मतलब है सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट को अमेंड करना। इसके लिए जो हमारी पार्लियामेंट है और जो रिस्पेक्टिव असेंबलीज हैं, जो हमारी विधानसभाएं हैं, सभी में ये कानून को पारित होना पड़ेगा। तो डिसीजन हो गया है, हो सकता है इंप्लीमेंट होने में भी 1 आध साल का समय लग जाए। सो लेट्स सी कि अभी क्या होने वाला है, लेकिन डिसीजन हो चुका है। तो पहली बात तो ये। सेकेंडली बात ये है कि जो टैक्स लगेगा वो किस रेट से लगेगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। जो टैक्स लगेगा वो उन्होंने कह दिया जी 28% के रेट से लगेगा। किस अमाउंट पे लगेगा, तो उन्होंने कह दिया जी फुल अमाउंट पे लेंगे हम। तो दैट मीन्स कि अगर कोई गेम खेलने आप जाते हैं, अगर ऑनलाइन गेमिंग के लिए आप जाते हैं और उसमें आपको 1,000 रुपए जमा करने हैं, तो 1,000 रुपए ना जमा करके आपको 1,000 के ऊपर 28% टैक्स यानी 1,280 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे, तब 1,000 पॉइंट्स आपको मिलेंगे और उस 1,000 पॉइंट से आप गेम खेल पाएंगे। तो ये एक बड़ा डिसीजन है जिससे गेमिंग इंडस्ट्री, जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, ये थोड़े से तनाव में है। सो अभी देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। सो कुल मिलाकर के जो ऑनलाइन गेमिंग का जो सिस्टम है उस पर ये एक पॉइंट हमारे सामने है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिसीजन व्हिच हैज बीन टेकन इन दिस जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो अगला निर्णय लिया गया है वो क्या है, वो बेसिकली बात करता है कि जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल अब शायद कुछ समय बाद इंप्लीमेंट हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें ऑनरेबल रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है उन्होंने ये बात कही कि हमारी कोशिश है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ही हम जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को ऑपरेशनल कर दें। ये कहा जा रहा है कि अभी 1 अगस्त 2023 तक जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारे जो नियम हैं उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद में अपॉइंटमेंट्स को लेकर के एडवर्टीजमेंट निकाले जाएंगे, उसकी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद शायद 31 मार्च 2024 के पहले हम जीएसटी काउंसिल को ऑपरेशनल होते हुए देखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है
कि जो जीएसटी काउंसिल की बेंचेस, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल की जो बेंचेस होंगी वो स्टेट कैपिटल और उन शहरों में होंगी जहां पर हाई कोर्ट की बेंचेस हैं। तो किसी भी राज्य में किस शहर में अपीलेट ट्राइब्यूनल की बेंचेस आएंगी, इस बात को लेकर के प्रिंसिपल डिसीजन भी जीएसटी काउंसिल ने लिया है। और वो प्रिंसिपल डिसीजन ये है कि जो एक स्टेट कैपिटल है, जो राजधानी है वहां पर, और जहां जहां पर हाईकोर्ट की बेंचेस हैं, जैसे बड़े राज्यों में जहां पर हाईकोर्ट की मल्टीपल बेंचेस हुआ करती हैं, तो वहां पर भी जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल की बेंचेस को लाया जाएगा। सो ये एक बड़ा पॉइंट, जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का वेट हम काफी समय से कर रहे हैं। जीएसटी कानून को आए हुए करीब करीब 6 साल हो गए हैं, तो अब अपीलेट ट्राइब्यूनल को तो आना ही चाहिए। फाइन, अगले पॉइंट पर मैं आता हूं। आपको और हमें पता है कि जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए एक थ्रेशोल्ड तय की गई है। दैट मीन्स कि अगर आपका टर्नओवर, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक का है, तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो आपको जीएसटीआर 9C फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। You need not to file GSTR 9 if your aggregate turnover is up to 2 crores. You need not to file GSTR 9C if your aggregate turnover is up to 5 crores. ये एक बड़ी थ्रेशोल्ड लिमिट थी। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि हर साल ये जो लिमिट थी कि भाई 2 करोड़ और 5 करोड़ की, हर साल एक नया नोटिफिकेशन जारी करके उनको बढ़ाना पड़ रहा था कि भाई ये वाली लिमिट अब 2021-22 के लिए लागू नहीं होगी, ये वाली लिमिट अब 22-23 के लिए लागू नहीं होगी, इस तरीके से। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने फाइनली ये डिसीजन लिया है कि हम लॉ में संशोधन करके इसको परमानेंट कर देंगे। अभी तक ये हो रहा था कि हर साल उनको एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ता था और ये बताना पड़ता था कि 2 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको 9 नहीं फाइल करना। तो अब उन्होंने कहा कि इसको परमानेंट कर दिया जाए। तो अब लॉ में अमेंडमेंट किया जाएगा, सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा और इसको कंफर्म कर दिया जाएगा। तो दिस इज द बिग पॉइंट। एक और जो मैकेनिज्म है, नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड, that is input service distributor versus cross charge। एक देखिए, एक ये डिस्प्यूट हमेशा से चला आया कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह किसी को टैक्स जमा करना चाहिए या क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स को जमा करना चाहिए। तो उसको बड़े शॉर्ट में मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जैसे किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का आप एग्जांपल लें, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप इमेजिन करें, उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस बॉम्बे में है, और वो उसके बाद फिर सारे रीजनल और जोनल ऑफिसेज उनके स्टेट हेडक्वार्टर्स में होते हैं और फिर वो सारी ब्रांचेस को कंट्रोल किया करते हैं। तो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होगा कि जो इनपुट सर्विसेज हैं, बहुत सारी कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी जो कि हेड ऑफिस प्रिक्योर कर लेता है और उसके बाद वो अपने ब्रांचेस में उन सेवाओं को पहुंचाता है। तो कुल मिलाकर के बात ये आती है कि एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में ये कहा जाता है कि जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हेड ऑफिस को मिला है, हेड ऑफिस उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपनी सारी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसको कहा जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन खास बात यह है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाले कंसेप्ट में केवल और केवल सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, गुड्स का ऊपर जो आईटीसी मिला है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर मान लीजिए किसी आईटी कंपनी से एएमसी ली है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की कोई सर्विसेज ली है और हेड ऑफिस लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया और हेड ऑफिस लेवल पे मान लीजिए 100 करोड़ का पेमेंट हो गया किसी आईटी कंपनी को, तो 100 करोड़ के ऊपर जो 18 करोड़ रुपए का जीएसटी दिया गया है, उस जीएसटी को तो वो अपनी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंप्यूटर का 1000 कंप्यूटर का प्रोक्योरमेंट हेड ऑफिस लेवल पे कर लिया और उस 1000 कंप्यूटर का प्रोक्योरमेंट करने के बाद में मान लीजिए 100 करोड़ का पेमेंट उन्होंने अपने हेड ऑफिस से कर दिया, सो उन कंप्यूटर पे मिलने वाले आईटीसी का क्रेडिट वो अपनी ब्रांचेस में आईएसडी के माध्यम से तो पास ऑन नहीं कर पाएंगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए तो पास ऑन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए वो क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म में जाएंगे। क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म में जाएंगे का मतलब ये है कि हेड ऑफिस अपने ब्रांचेस को बिलिंग करेगा सर्विसेज की या कंप्यूटर्स की, और उसके बेसिस पे वो आईटीसी का पास ऑन कर सकते हैं। सो कुल मिलाकर के पॉइंट ये था कि कई सारी जगह इस बात को लेकर के कंफ्यूजन आ रहा था कि अगर हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो क्या हम क्रॉस चार्ज में बिलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए कोई कंपल्जन नहीं है कि आप उसी माध्यम से जाएं, आप क्रॉस चार्ज में भी बिलिंग कर सकते हैं।
मतलब ये कि हेड ऑफिस अगर मान लीजिए कंप्यूटर्स का प्रोक्योरमेंट कर रहा है और वो अपने ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो क्रॉस चार्ज, यानी हेड ऑफिस अपने जो भी ब्रांचेस हैं उनको प्रॉपरली बिलिंग करेगा कंप्यूटर की, और उस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अपनी ब्रांचेस को पास ऑन कर दिया जाएगा। तो ये बड़े शॉर्ट में मैंने इसको समझाने की आपको कोशिश की। कारण ये है कि ये बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग प्रोविजन नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज में आने वाला प्रोविजन नहीं है। एक और जो प्रोविजन यहाँ पर इन्होंने डिसीजन लिया है वो इस बात को लेकर के लिया गया कि वारंटीज के ऊपर, जैसे इसको हम ये इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि मैंने कोई एक फ्रिज खरीदा या कोई वॉशिंग मशीन खरीदी, तो फ्रिज या वॉशिंग मशीन के साथ में मुझे एक वारंटी दी जाती है। वारंटी का मतलब ये होता है कि अगर 5 साल में फ्रिज खराब हो गया या वॉशिंग मशीन खराब हो गई, तो कंपनी उसका जो भी पार्ट खराब हुआ है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देगी। सो बहुत ही अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के होता यूं है कि जो भी कंपनी जब फ्रिज या वॉशिंग मशीन या कोई भी आइटम, एग्जांपल के तौर पे हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को ले रहे हैं समझने में आसानी होने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम आपको 5 साल की वारंटी देंगे, तो कंपनी के पास में अपना एक एस्टिमेट होता है कि भाई मेरे जो जितने भी प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ उसका 2%, 5%, 7% में प्रॉब्लम आती है, तो उनके पार्ट्स हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे, तो ये कंपनी मान करके चलती है, इसीलिए वारंटी दी जाती है। तो ये जो वारंटी दी जाती है और वारंटी के दौरान जो भी आइटम को रिप्लेस किया जाता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस किया जाता है। तो उसमें होता ये है कि जो कस्टमर है, कस्टमर से तो एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता इस पर्टिकुलर प्रक्रिया में। तो उस स्थिति में होता यूं है कि अभी तक जीएसटी डिपार्टमेंट कई सारे केसेस में नोटिस दे रहा था, और नोटिस देकर के ये कहा जा रहा था कि आपने जो फ्री ऑफ कॉस्ट पार्ट को रिप्लेस किया है इसके ऊपर मिलने वाले आईटीसी की छूट हम आपको नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या हो गई थी। अब उसमें जो कंपनीज थी, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उनका कहना यह था कि भाई जो भी हमने इसमें रिप्लेसमेंट किया है हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इतना % का रिप्लेसमेंट होना ही होना है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी उसकी प्राइसिंग में हम ऐड करके रखते हैं। दैट मीन्स अगर किसी कंपनी को पता है कि मेरा 5% पार्ट्स जो है उनको रिप्लेस करना ही करना पड़ेगा, सो इन दैट केस वो कॉस्टिंग में 5% को ऐड कर देते। सो बात यह है कि इट इज नॉट विदाउट कंसिडरेशन, द कॉस्ट ऑफ दैट रिप्लेसमेंट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइसिंग ऑफ द गुड्स। सो कुल मिलाकर के इस बात को लेकर के बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति मार्केट में थी। उस बात को उन्होंने यहाँ पर अब क्लैरिफाई किया है, और उन्होंने ये कहा है कि वारंटी में जो भी वारंटी पीरियड के दौरान जो भी पार्ट्स को रिप्लेस किया जाता है उस पे आईटीसी के रिवर्सल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसका फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। सो ये एक बड़ा पॉइंट था जिसको लेकर के जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया। फाइन। इसके बाद कुछ एक जो निर्णय है वो रिफंड से रिलेटेड है। रिफंड से रिलेटेड सर एक सेकंड जी सर, यहीं पे मैं एक सेकंड में पूछना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये शेड्यूल 3 जो एक्शनेबल क्लेम है ये उसके द्वारा भी तो अंडर कवर्ड होगा, ये वाला पॉइंट जो आपने अभी समझाया है। देखिए एक्शनेबल क्लेम में मुझे कोई एक अमाउंट मिलना चाहिए था। पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फ्रिज खरीदा और फ्रिज खरीदने के बाद में कहा गया कि भाई 5 साल तक इसके कंप्रेसर की वारंटी दी गई, और वो 2 साल में कंप्रेसर उसका खराब हो गया। मैं कंपनी के पास गया कि भाई आपका ये वारंटी में है और आप इसको चेंज कीजिए। सो पॉइंट ये है कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेबिलिटी की बात की जाए, तो जो आप बात कह रहे हैं एक्शनेबल क्लेम बिल्कुल डेफिनेटली उसमें कवर्ड होगा। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कंपनी को, जो कंपनी कंप्रेसर रिप्लेस कर रही है, तो उस कंप्रेसर को प्रिक्योर करते समय जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया था, क्या कंपनी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकती है, या उसको सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो कि ये कहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप कोई भी सामान देते हैं तो उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो उसके तहत आपको उसको रिवर्सल आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिस्प्यूट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर डिस्प्यूट था कि कंपनी के ऊपर वो उसकी आईटीसी की एलिजिबिलिटी बनेगी अथवा नहीं बनेगी। इसके चलते ये सारा नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन आया। सो एक्शनेबल क्लेम की जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टैक्सेबल हो सकता है। नवनीत सर, इसमें जो ऑथराइज कार डीलर्स होते हैं उनके लिए क्या पोजीशन बनेगी? जो सर कंपनी के ऑथराइज डीलर्स होते हैं इसमें उन्होंने
जी जी पूछिए ना आप प्रश्न। मेरा यह है ना, जो ऑथराइज डीलर्स होते हैं वो तो कंपनी उनको पार्ट्स की बिलिंग करती है। जी अंडर वारंटी में जब उन्होंने उस पार्ट्स को आगे लगा दिया, उसके बाद उस पार्ट्स के लिए उसका तो उन्होंने प्रिक्योर के लिए परचेज पार्ट हुआ, तो वो क्या जो डिफेक्टिव पार्ट है वो कंपनी को वापस बिलिंग करेंगे या रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, क्या कंडीशन बनेगी उस कंडीशन में? देखिए, जहां तक अथोराइज डीलर्स की बात है, तो अथोराइज डीलर में होता यूं है कि अगर मान लीजिए मैंने किसी एक अथोराइज डीलर से कार परचेस की और उसकी किसी पार्ट पर कंपनी ने वारंटी दे रखी थी, वो पार्ट खराब हो गया, मैं उस डीलर के पास में गया, तो डीलर विल रिप्लेस दैट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी. It will not, the cost of that part will be borne by company, not by the dealer. Kindly understand this thing. बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसमें उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट जो बियर कर रहा है वो कंपनी बियर कर रही है, वो डीलर बियर नहीं कर रहा. तो जो अथोराइज डीलर है वो उसकी बिलिंग कर देता है कंपनी को, और कंपनी उसकी कॉस्ट बियर करती है. सो पॉइंट ये है कि डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई बात ही नहीं है कि भाई जो भी उसने पार्ट लगाया उसकी. तो नवनीत सर, जो डिफेक्टिव पार्ट होगा उसकी वो वापस कंपनी, ऑथराइज डीलर कंपनी को बिलिंग कर देगा. जो देखिए डिफेक्टिव पार्ट है, डिफेक्टिव जो पार्ट है उसको लेकर के डिपेंड करेगा कि क्या पॉलिसी है. कई बार कंपनी ये बोलेगी कि भाई आप इसको स्क्रैप में सेल कर दीजिए, कई बार कंपनी कहेगी कि नहीं डिफेक्टिव पार्ट आप हमें वापस कीजिए. तो व्हाटएवर इट इज, तो जो भी स्क्रैप है, स्क्रैप या डिफेक्टिव पार्ट जिसको भी कहे, तो अगर मान लीजिए वो स्क्रैप की तरह बिक रहा है तो उस पर स्क्रैप का टैक्स लगेगा, और अगर डिफेक्टिव पार्ट की तरह ही बिक रहा है तो फिर डिफेक्टिव पार्ट पे जो भी टैक्स रेट है वो लगेगा. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस. ठीक है सर. सो उसमें पॉइंट ये है कि अभी वाले क्लेरिफिकेशन से फायदा किसको होगा? वो फायदा होगा कंपनी को, कि कंपनी ने वो जो पार्ट अपने डीलर के पास भेजा, क्या वो उसका आईटीसी ले पाएगा? तो आंसर इज यस. नाउ द कंपनी कैन अवेल द आईटीसी ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट व्हिच इज बीइंग यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी. I hope I am clear on this point, sir. Fine. So मैं आगे बढ़ूं सर? नहीं सर, एक पूछना है सर. बोलूं सब बीच में? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. ऐसा है सर कि हमने तो अक्सर ये भी देखा है. कौन सी बैंक का चालान बन रहा है जी? हेलो जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर. देखा ये गया है कि कोई पार्ट खराब हो जाता है तो डीलर कंपनी को इन्फॉर्म करता है, और जब तक हमें वेट करना पड़ता है, कंपनी फ्री ऑफ चार्ज उस डीलर को पार्ट को पहुंचाती है, और उसके बाद में उस पार्ट को फिट करती है. उसमें फिर लेबर के चार्ज अलग से होते हैं, उससे वो हमें टैक्स चार्ज करते हैं केवल लेबर वाले पे, जी सर्विस पे. जी देखिए इसमें अल्टीमेटली एलैबोरेट करिए. जी. तो देखिए सर, इसमें अल्टीमेटली हो ये रहा है कि जो पार्ट की कॉस्ट है दैट इज बीइंग बोर्न बाय द कंपनी इटसेल्फ, कि उसमें जो भी पार्ट है वो कंपनी की तरफ से आ रहा है और कंपनी ही उस कॉस्ट को बियर कर रही है. जो डीलर है वो तो एक माध्यम है आपके और कंपनी के बीच में, आपकी और कंपनी को जोड़ने की एक कड़ी है कि भाई कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आपके शहर में, आपके गांव में अवेलेबल है, और वो आपके बीच में एक कंपनी के बिहाफ में सेवाएं दे रहा है, और उसके लिए कंपनी या तो उसको रिम्बर्स करेगी या फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, दोनों ही बातें हैं. तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो डिस्प्यूट है जिसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है, ये जो जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये जो निर्णय लिया गया है वो इस पॉइंट से लिया गया कि जो कंपनी उसकी कॉस्ट बियर कर रही है, तो कंपनी जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस पार्ट को दे रही है, तो कंपनी ने उस पार्ट को जब भी प्रिक्योर किया होगा तो क्या उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा या नहीं होगा. तो अब उन्होंने निर्णय ये लिया है कि कंपनी को उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. अब पॉइंट ये है कि जो डीलर है, डीलर का तो इसमें कोई रोल नहीं है, केवल वो कंपनी और आपके बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. कंपनी के कहने पे उसने आपकी कार में वो पार्ट रिप्लेस कर दिया, और उसका जो भी लेबर चार्जेस थे, उसके जो भी रिप्लेसमेंट के चार्जेस थे, उससे वो उसने आपसे एडिशनल ले लिए, क्योंकि वारंटी के केस में पार्ट की वारंटी थी, लेबर की हो सकता है वारंटी ना हो. इट ऑल डिपेंड्स कि भाई क्या एग्रीमेंट था आपके और उनके बीच में. सो ये कंपनी टू कंपनी पॉलिसी में डिफर, बट द पॉइंट इज दैट कि जो भी पार्ट की कॉस्ट है उसको केवल इस वजह से आईटीसी डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी के दौरान रिप्लेस किया. ये निर्णय अभी लिया गया. जी थैंक यू. जी ओके ओके. आदित्य जी ने भी हैंड रेज किया है. आदित्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारे पास एक सर्विस सेंटर है जी, वो भी कंप्लेंट आती है, वो तो कंपनी बताती रहती है डेली कि आपको यहाँ पे सर्विस करनी है, यहाँ पे सर्विस करनी है. सर आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं है.
सर एक डीलर है, उसके पास कंपनी, हेलो सर आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बहुत क्लियर नहीं है सर अब आ रही है, आवाज आ रही है सर? जी जी बोलिए बोलिए। सर डीलर के पास कंपनी की इंफॉर्मेशन आती है डेली बेसिस पे, कहाँ पे सर्विस करनी है आपको, जहाँ पे जाके सर्विस क्लाइंट करता है, पार्ट्स लगा देता है, उसके बाद बिल वो कंपनी के नाम पे काटता है जी। और बिल में मतलब दो तीन चीजें मेंशन की जाती हैं कि क्लेम ऑफ सर्विस, क्लेम ऑफ पार्ट्स और क्लेम ऑफ अदर्स, जो भी हमारा लगा। अभी कंपनी क्या करती है कि जो भी हम बिल बनाते हैं रेगुलर बेसिस पे, उन सभी का वो सामान ही भेज देती है हमें, वो हमारे नाम पे बिल काट के उतने ही रुपए का बिल सामान भेज देती है जी। और हम जो अदर चार्जेस रिसीव करते हैं वो कहती है अपने पास रख लो जी आप अपना हिसाब करने के लिए। तो जी। क्या कभी ऐसा इशू तो नहीं आएगा कि आपने जो बिल काटे थे कंपनी ने तो आपको आज तक कभी पेमेंट ही नहीं करी अकाउंट में, उल्टा आप ही पेमेंट करते हो और एक्स्ट्रा करके माल लेने के लिए? सर इस केस में आप कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखिए जीएसटी कानून में, तो कंसिडरेशन की जब आप डेफिनेशन देखने जाइएगा तो वहां पर केवल ये नहीं है कि बैंक अकाउंट में पेमेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन में भी पेड इन काइंड आल्सो। तो ये जो आपका पॉइंट है ये ऐसे क्लियर हो जाएगा कि कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल और केवल बैंक अकाउंट में या कैश में पैसा आएगा तो ही उसको कंसिडरेशन माना जाएगा। अगर आपस में किसी दूसरे सामान के थ्रू उसको आपको कंपनसेट किया जा रहा है, दैट इज आल्सो अ कंसिडरेशन। सो इस तरीके का कोई इशू कभी भी आता है तो आप कंसिडरेशन की डेफिनेशन आपके लिए एक बड़ा सेफगार्ड का काम करेगी। ठीक है सर। सर अभी मैं अपनी बात को केवल वारंटी वाले क्वेश्चंस तक ही सीमित रखना चाहूंगा। बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन ओपन करेंगे तो उसमें जो जनरल क्वेश्चंस है वो बिल्कुल जब तक आप लोग सुनने की क्षमता रखते हैं मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। तो अभी हम जो हमारा जो एजेंडा है उसको हम परस्यू कर ले और उसके बाद में फिर मैं आपके क्वेश्चंस पर आता हूँ। ठीक है सर, चलिए तो मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ता हूँ। एक रिफंड को लेकर के कई सारे चेंजेस इसमें लाए गए। बेसिकली एक जो 36(4) वाला जो एक अमेंडमेंट आपके सामने दिख रहा है ये बेसिकली बात करता है कि जो 2B आने के बाद में 2A का रिलेवेंस खत्म हो गया। एक सर्कुलर नंबर 135 था हमारे साथ में, उस सर्कुलर नंबर 135 में सर्कुलर नंबर 135 में ये कहा गया कि हेलो शुड आई कंटिन्यू? अजय शर्मा जी, ठीक सर चालू रखिए। चलिए, सो बेसिकली ये कहा गया कि 1 जनवरी 2022 के बाद में जीएसटीआर 2A का रिलेवेंस लगभग खत्म हो गया है। तो जो जीएसटीआर 2A का रिलेवेंस खत्म हो गया है तो उसके चलते जो करस्पॉन्डिंग चेंजेस थे तो 2A को रिप्लेस करके 2B को जो लाया जाना था रिफंड के पर्पस में, तो अब उसको लेकर के एक निर्णय लिया गया है, उससे रिलेटेड करस्पॉन्डिंग चेंजेस आने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले रिफंड क्लेम करने जाते थे तो ये कहा जाता था कि भाई आप जीएसटीआर 2A में जितना आईटीसी दिख रहा है हम केवल उतने का ही रिफंड क्लेम आपको देंगे। क्योंकि अब जीएसटीआर 2A इररिलेवेंट हो गया है जीएसटीआर 2B के आ जाने के बाद में, तो अब उन्होंने उसमें चेंज करके ये मेंशन किया है कि अब हम 2A को रिप्लेस कर देंगे 2B से। तो कुल मिलाकर के कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस है, तो बहुत ज्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कंसिडरिंग कि मेरे पास बहुत दूसरे पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर फोकस करना चाहिए। एक और पॉइंट है कि जहां पर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, क्योंकि अब कई सारे ट्रांजेक्शंस ऐसे हो रहे हैं जहां पर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर ना होकर के मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर आपके सामने आएंगे। वहां पर जो सेक्शन 52 है, जो टीसीएस के प्रोविजंस हैं, वो किस तरीके से काम करेंगे उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन अभी आने वाला है। तो इसको लेकर के उन्होंने जो सर्कुलर जारी करने की बात कही है तो हम शायद देखेंगे कुछ समय बाद ये सर्कुलर हमारे सामने होगा। सो ई कॉमर्स से रिलेटेड बेसिकली ये पॉइंट थे। एक जो बड़ा क्लैरिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर दे दिया है वो ये दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि ई इनवॉइसिंग की लिमिट में आता है, जैसे हमें मालूम है कि 1 अक्टूबर 2022 से ऐसे व्यक्ति जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है उनको ई इनवॉइसिंग करना कंपलसरी है, और अभी हाल ही में 1 अगस्त 2023 से जिनका भी टर्नओवर 2017 से लेकर के अभी तक अगर किसी भी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ क्रॉस किया है तो उनको ई इनवॉइसिंग करने की आवश्यकता है। वहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेकर के आया था
कि मैं एक ठेकेदार हूं जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और मेरी सप्लाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को है, और वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो टीडीएस काटने के पर्पज से जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो नॉर्मल आउटवर्ड सप्लाई के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या इस सप्लाई के लिए मुझे ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन बिफोर द जीएसटी काउंसिल। क्योंकि कंफ्यूजन ये था कि बड़े सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे खास करके हम बात करें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ऐसा है कि उनकी कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं होती, वो तो सरकार के लिए कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम करवाया करते हैं, और उन कंस्ट्रक्शन के काम करवाने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्टर्स को एंगेज करना होता है। जब कॉन्ट्रैक्टर्स को एंगेज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट करने के लिए उनको टीडीएस का नंबर भी लेना पड़ता है। तो जीएसटी टीडीएस का उन्होंने नंबर लिया हुआ है, लेकिन नॉर्मल आउटवर्ड सप्लाई का नंबर नहीं लिया है। सो जीएसटी काउंसिल के सामने प्रश्न ये था कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स जब बिलिंग करेंगे, क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा उनका अगर टर्नओवर है तो उनको ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है, तो फॉर द पर्पस ऑफ ई इनवॉइसिंग के लिए क्या ये जो जीएसटी टीडीएस वाला नंबर है इसको B2B सप्लाई माना जाएगा? तो उसको लेकर के उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में केवल और केवल टीडीएस वाला जीएसटी नंबर है तो उसको B2B सप्लाई नहीं माना जाएगा और ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट उसके ऊपर नहीं होगी। मीनिंग देयर बाय कि ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को गुड्स अथवा सेवाएं सप्लाई करते हैं और उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में केवल और केवल जीएसटी टीडीएस वाला नंबर है, नॉर्मल जो आउटवर्ड सप्लाई वाला नंबर है वो नहीं है, सो इन दैट केस उसको ई इनवॉइसिंग करने की आवश्यकता उस डिपार्टमेंट के लिए तो नहीं। हाँ, वो किसी और व्यक्ति को अगर सेवाएं देता है जो कि रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली उसके ऊपर उसको ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। सो दिस इज द पॉइंट। सो ये एक बड़ा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया ना। अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूं और ये अगला पॉइंट बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, और ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन में अब आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, ये सिचुएशन में प्रैक्टिकली डील कर रहा हूं। मेरा अभी एक सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑडिट किया। उस ऑडिट के दौरान क्या समस्या आई वो आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक बड़ी प्रैक्टिकल समस्या है जो आपकी और हमारे सभी के सामने आ रही है। आपको पता है कि हमारे जो आईटीसी यूटिलाइजेशन के नियम हैं वो ये कहते हैं कि जब भी आपको अगर आईटीसी का यूटिलाइजेशन करना है तो सबसे पहले आईजीएसटी का जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास में है वो पहले आप खत्म कीजिए, बाद में आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज कर सकते हैं। ये बात सभी लोग सहमत होंगे मेरी इस बात से कि जब हम आईटीसी का यूटिलाइजेशन करने जाते हैं और मेरे तीनों लेजर में बैलेंस है, आईजीएसटी में भी बैलेंस है, सीजीएसटी एसजीएसटी में भी बैलेंस है, तो मुझसे ये कहा जाता है कि सबसे पहले आप आईजीएसटी के बैलेंस को जीरो कीजिए, उसके बाद आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के बैलेंस को यूज कर सकते हैं। ठीक सर, तो ये नियम है। अब एक और नियम की मैं आपको बात बताता हूं। जब हम सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि कभी भी अगर आपसे अगर आईटीसी का गलत अवेलमेंट हो गया, अगर आपने आईटीसी को गलत अवेल कर लिया और कुछ समय बाद अगर आप उस आईटीसी का रिवर्सल कर देते हैं और उस दौरान गलत अवेलमेंट से लेकर के रिवर्सल के बीच में अगर आपका बैलेंस बराबर बना रहता है तो हम आपसे उसके ऊपर ब्याज नहीं लेंगे। कहने का मतलब ये कि अगर मेरे आईजीएसटी में 10,000 का आईटीसी लेना चाहिए था, गलती से एक जीरो ज्यादा लग गया और मैंने 1 लाख रुपए का आईटीसी अवेल कर लिया। 4 महीने बाद मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई और 4 महीने बाद मैंने इस 90,000 रुपए के आईटीसी का रिवर्सल कर दिया। अगर 4 महीने बाद मैंने इस आईटीसी का रिवर्सल कर दिया और पूरे उस 4 महीने के दौरान 90,000 का बैलेंस मेरे आईजीएसटी के लेजर में बना रहा तो मुझसे ब्याज नहीं लिया जाएगा, ऐसा नियम है। आप लोग सब सहमत होंगे शायद इस बात से। अब सब समस्या क्या आ रही थी वो आप समझने की कोशिश करें। मेरे साथ यही गलती हुई कि मेरे को आईजीएसटी का 10,000 का आईटीसी लेना था, गलती से एक जीरो ज्यादा लग गया। जीरो ज्यादा लग जाने की वजह से 1 लाख का आईटीसी का अवेलमेंट हो गया अंडर आईजीएसटी है ना। सी और एस तो मेरा जो चल रहा था नॉर्मल था। आईजीएसटी का जब मैंने आईटीसी अवेल किया तो 10,000 की बजाय 1 लाख अवेल हो गया। फाइन सर। अब जब मैं रिटर्न फाइल करने गया तो मेरे से क्या कहा गया कि सबसे पहले आप आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करें, तभी हम आपकी रिटर्न फाइल करने देंगे। जब तक ये आईजीएसटी जीरो नहीं होगा हम सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो जब मैंने रिटर्न फाइल की तो गलती ये हुई कि जो मेरा गलत आईटीसी था, 10,000 के बजाय जो 1,000 का आईटीसी मैंने क्लेम कर लिया, तो
उस गलत आईटीसी का मुझे फोर्सफुली यूटिलाइजेशन करना पड़ा। और खास बात ये रही कि मेरे सीजीएसटी और एसजीएसटी हेड में वो 90,000 रुपए पड़े रहे, 45,000 रुपए। क्यों? क्योंकि कंपल्जन था ना ये, तो कि अगर जब तक मैं आईजीएसटी का बैलेंस जीरो नहीं करूंगा, मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी टच नहीं कर सकता, मेरी लायबिलिटी इतनी नहीं थी। तो मेरा आईजीएसटी का बैलेंस तो पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी हेड में 45,000 रुपए बचे रह गए। ठीक सर। अब ऐसा चलता गया और 4 महीने बाद मैंने अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, मुझे पता चली कि मेरे से आईजीएसटी का 10,000 की बजाय 1 लाख रुपए का आईटीसी का यूटिलाइजेशन हो गया। सो अब इस आईटीसी को मुझे रिवर्स करना चाहिए। तो मैंने 4 महीने बाद क्या किया, सीजीएसटी और एसजीएसटी हेड से अपना आईजीएसटी का रिवर्सल कर दिया। After 4 months, I have reversed my ITC using balance available in CGST and SGST head. तो यहां तक तो बात सब कुछ ठीक था। जब डिपार्टमेंट ने मेरा ऑडिट किया, तो डिपार्टमेंट ने ऑडिट करके मुझसे ये कहा कि भाई साहब, आपने आईजीएसटी का गलत यूटिलाइजेशन किया था, आपने 10,000 का यूटिलाइजेशन करना चाहिए था, आपको 10,000 का यूटिलाइजेशन करना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से 1 लाख का यूटिलाइजेशन कर लिया। ठीक है, 4 महीने बाद में जब आपने रिवर्सल किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इस 4 महीने के दौरान आईजीएसटी हेड में आपका बैलेंस 90,000 रुपए बना था क्या? मैंने कहा जी नहीं बना था, जीरो हो गया था वो, और वो जीरो तो आप नहीं करवाया। जब तक मैं जीरो नहीं करता तो आप मुझे रिटर्न नहीं फाइल करने देते। सो पॉइंट इतना सा है कि ये जो फोर्सफुली यूटिलाइजेशन की बात है कि आईजीएसटी को तो मुझे यूटिलाइज करना ही करना पड़ेगा, इस पॉइंट के चलते मुझे आईजीएसटी गलत जो मैंने आईजीएसटी ले लिया था उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ा। और खास बात ये थी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में मेरा बैलेंस बना रहा 90,000 रुपए, तो मुझसे ब्याज की डिमांड की जा रही थी। ये जो मैं आपसे फिगर बोल रहा हूँ 1,90,000 के, अगर ये फिगर करोड़ों में होंगे तो आप समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्योंकि गलती है और जीरो का गलती है और गलती में अगर आपसे जीरो ज्यादा लग गए तो भाई 100 रुपए का तो 1 लाख भी हो सकता है और 10 लाख भी हो सकता है। सो पॉइंट यहाँ पर ये है। तो इस बात को लेकर के जीएसटी काउंसिल ने चर्चा की, इस बात को जीएसटी काउंसिल ने समझा, और अब ये कहा गया कि आपका जो ब्याज लगाने की कैलकुलेशन किया जाएगा वो टोटलिटी में देखा जाएगा। मतलब ये है कि आईजीएसटी हेड का अगर आपका यूटिलाइजेशन है तो आपको ये देखा जाएगा कि टोटल क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस पड़ा था, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में कितना बैलेंस था। तो ये जो सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी, मेरे पास इस बात का एक शो कॉज नोटिस है जिसपे मैं ब्याज के अमाउंट को लेकर के लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो अब ये क्लैरिफिकेशन आ जाने से वो मुझे ब्याज वाली लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, और उसमें उन्होंने इंटरेस्ट की लायबिलिटी को लेकर के एक तरीका बता दिया कि अब आप टोटलिटी में देखेंगे, टोटलिटी में अगर है तो फिर आपको ब्याज नहीं लगेगा। तो आई होप कि ये पॉइंट हम समझ पा रहे हैं। दिस इज द बिग पॉइंट। एक और बहुत बड़ा डिसीजन अभी जो लिया गया पॉइंट नंबर 9 में, वो ये है, आप लोगों को याद होगा कि जीएसटीआर 2A और 3B को मिसमैच को लेकर के अभी हाल ही में दिसंबर में एक सर्कुलर जारी किया गया है, सर्कुलर नंबर 183, जिसमें ये कहा गया कि अगर फाइनेंशियल ईयर 17-18 और फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आपका जीएसटीआर 2A और 3B में अगर किसी प्रकार का कोई मिसमैच है, सो इन दैट केस आप 2A और 3B के मिसमैच का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। 2A एंड 3B के मिसमैच का डिफरेंस आप वेरीफाई करवा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में अगर आपकी जीएसटीआर 2A और 3B में अगर कोई अंतर आता है, तो उन्होंने ये कह दिया कि पर सप्लायर अगर डिफरेंस 5 लाख तक का है तो सप्लायर का सर्टिफिकेट आप ले आइए, और अगर 5 लाख से ज्यादा का है तो उसके सीए का सर्टिफिकेट ले आइए। तो हम मान लेंगे कि आपका 2A और 3B का मिसमैच नहीं है, कि 2A और 3B के मिसमैच की वजह से जो डिमांड खड़ी की गई है उसको हम खत्म कर देंगे। तो साहब, सर्कुलर नंबर 183 जो है वो 17-18 और 18-19 के लिए लागू था। अब समस्या ये आई कि साहब 19-20, 20-21 और 21-22 में क्या होगा? 19-20, 20-21 और 21-22 के केस में क्या सिचुएशन होगी? तो इसी दौरान एक विप्रो लिमिटेड का कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट आया, जिस कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया कि सर्कुलर का बेनिफिट फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए। सो उस बात को लेकर के कई सारे किंतु परंतु शुरू हुए कि भाई, जैसे मध्य प्रदेश में हम जब उस पर्टिकुलर जजमेंट का रेफरेंस लिया करते हैं तो यहाँ पे ऑफिसर ये कह देते हैं कि साहब ये जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं मान रहे।
तो बड़े सारे कंफ्यूजन इस बात को लेकर के थे। लेकिन इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा एक समझें कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 से एक नया नियम लागू किया गया था, रूल नंबर 36(4), जो कि ये कहता था कि जीएसटीआर 2A में जो भी आपका अमाउंट दिख रहा है उसका आप 20% अधिक क्लेम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में 9 अक्टूबर 2019 से, फ्रॉम 9 अक्टूबर 2019 टू 31 दिसंबर 2019, ये रूल कहता था कि भाई जो भी आपके जीएसटीआर 2A में फिगर दिख रहा है उसका 20% और, यानी whatever is reflecting in your GSTR 2A उसका 120% तक आप ले सकते हैं। तो करीब करीब 2 महीने कुछ दिन का जो पीरियड था उसमें आप 20% एक्स्ट्रा लेने की आपको परमिशन थी। फिर 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020, यानी 2020 कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करें तो उसमें आपको 110% तक आईटीसी लेने की परमिशन दी कि अगर 100 रुपए आपके जीएसटीआर 2A में दिख रहा है तो आप 110 रुपए ले सकते हैं। फिर कैलेंडर ईयर 2021 की अगर मैं बात करूं, 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक हमें 105% तक आईटीसी लेने की परमिशन रही। और 1 जनवरी 2022 से सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में क्लॉज AA इंसर्ट कर दिया गया और ये कह दिया गया कि जितना आपका जीएसटीआर 2B में दिखेगा उतना ही आप ले पाएंगे। तो सब 1 जनवरी 2022 के बाद तो स्थिति बड़ी क्लियर हो गई कि अगर मेरा कोई भी आईटीसी जो जीएसटीआर 2B में नहीं दिख रहा उसका आईटीसी लेने की मुझे पात्रता नहीं है, मैं उसकी आईटीसी एलिजिबल नहीं है। तो 1 जनवरी 2022 के बाद तो कोई समस्या नहीं है, बड़ा क्लियर है कि 2B में दिखेगा तो आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन 1 जनवरी 2022 के पहले की स्थिति क्या होगी? तो 17-18 और 18-19 के लिए तो उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया। बीच का जो पीरियड था फाइनेंशियल ईयर 1920, 2021 और 2021-22 में 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक क्या इसका समाधान होगा? तो उस बात की चिंता जीएसटी काउंसिल ने की, इस पॉइंट को जीएसटी काउंसिल ने कंसीडर किया और ये कहा कि जैसा एक सर्कुलर नंबर 183 है वैसा ही कोई सर्कुलर हम एक और लागू करेंगे। तो हो सकता है कि अब कोई एक नया सर्कुलर हमारे सामने आए या सर्कुलर नंबर 183 का ही जो पीरियड है उसको और 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। तो अब वो एक जो 2A और 3B के अगर हमारे पास मिसमैचेस के नोटिसेस हैं जो कि काफी बल्क में आए हुए हैं, तो पिछले 2 साल का तो समाधान हमारे पास में था, आने वाले जो करीब 2 साल 9 महीने का जो समाधान है वो भी अब हमारे सामने आने वाला है। तो ऐसा ये एक बड़ा रिलीफ वाला पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसी के साथ साथ एक छोटा सा चेंज, अभी आपको हाल ही में याद होगा कि पिछले साल 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक ट्रान 1 और ट्रान 2 फाइल करने के लिए आपको एक मैनुअल ऑप्शन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की पहल पे। कोर्ट के इनिशिएशन पे एक फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का जो जजमेंट था उसके तहत ये कहा गया था कि भाई आप 2 महीने के लिए ट्रान 1 ट्रान 2 फाइल करने की एक विंडो ओपन कीजिए। तो हमने बहुत सारे ट्रान 1 ट्रान 2 फाइल किए और उसमें ये कहा गया था कि ऑडिट ऑफिसर जो है वो उसका एक मैनुअल ऑर्डर पास करेगा कि आपका क्रेडिट अलाउ किया जाए या ना किया जाए। तो आपका क्रेडिट अलाउ किया जाए या ना किया जाए उसके लिए जो ऑर्डर पास किए गए हैं, तो अगर आपका क्रेडिट अलाउ हो गया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपका क्रेडिट डिसअलाउ हो गया है तो उसकी अपील का मैकेनिज्म क्या होगा, तो उस बात को लेकर के जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पर डिसीजन लिया है और ये कहा है कि ऐसे केसेस में मैनुअल अपील फाइल करने की सुविधा हम आपको देंगे। तो मैनुअल अपील फाइल करने की सुविधा उन्होंने यहाँ पर देने की बात कही है। तो ये जो मैनुअल अपील है कि इन केसेस में फाइल होगी, तो जब तक लॉ में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है बहुत क्लैरिटी से हम यहाँ पर बात नहीं कर पाएंगे। देन इसके बाद हम बात करें, जस्ट क्वेश्चन था छोटा सा इसी से रिलेटेड सर। जी 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 जी। अब जैसे अभी तक मैनुअल नहीं था, अब मैनुअल हो गया, लेकिन 3 मंथ प्लस 1 मंथ एक्सपायर हो गए जी, तो लिमिटेशन की क्या स्थिति रहेगी सर? आज लाए हमारे पास ये, तो अभी और बाद में आएगा, अभी तो खैर अभी तो केवल प्रेस विज्ञप्ति है। सर क्वेश्चन फिर से कीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था साहब कि मैनुअल अपील दाखिल करने की स्थिति अभी तक नहीं थी। हाँ हाँ, ठीक है ना सर, इन मामलों में जी, अब ये हमें सुविधा दे रहे हैं, लेकिन जी, हमारे 6 महीने ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं रिजेक्शन के ऑर्डर के, हाँ, अपील नहीं कर पाए हम। जी। तो क्या टाइम का लिमिटेशन का है वो आज से काउंट होगा या क्या स्थिति नहीं, बनेगी? तो बाद hopefully- में शायद स्पष्ट जी, करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो जिस दिन से इसको लागू करेंगे तो उनको लिमिटेशन का पीरियड तो एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इस प्रोविजन को लाने का कोई औचित्य नहीं बचेगा फिर।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक तो यू थैंक यू। इस प्रोविजन को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उनको पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक कि जब Yes. नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वो कोई एक समय सीमा इसमें इसमें कम से कम 90 डेज का समय तो देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कुछ तो सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। इसके बाद साहब एक एमएनएसटी स्कीम 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि भाई जीएसटीआर 4 अगर आपने फाइल नहीं किए पुराने सालों के, जीएसटीआर 9 फाइल नहीं किया है, जीएसटीआर 10 फाइल नहीं किया है, या कोई नंबर पुराने आपके जो कैंसिल हो गए थे उसका रिवोकेशन आप टाइमली फाइल नहीं कर पाए थे, जिनका टाइम लिमिट निकल गया था, तो 30 जून को जो एक एमएनएसटी स्कीम की समय सीमा समाप्त हो गई थी, उस स्कीम को अब उन्होंने 31 अगस्त 2023 तक एक्सटेंड कर दिया। मीनिंग देयर बाय कि अगर आपके पुराने सालों के कोई जीएसटीआर 9 अभी फाइल नहीं है तो उन जीएसटीआर 9 को फाइल करवाने के लिए वो जो 20,000 रुपए की लेट फीस की कैपिंग थी वो अभी भी अवेलेबल है, और 31 अगस्त 2023 तक आप जीएसटीआर 9 वगैरह फाइल कर सकते हैं। कुछ केसेस में जहां पर हमारे नंबर कैंसिल हमने करवाए या डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया तो फॉर्म 10 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। तो फॉर्म 10 अगर आपने फाइल नहीं किया तो वैसे तो 10,000 रुपए की मैक्सिमम लेट फीस है, लेकिन अभी उस लेट फीस को उन्होंने रेशनलाइज करके 1,000 रुपए किया हुआ है। तो ये जो 1,000 रुपए में आपको लेट जीएसटीआर 10 फाइल करने की जो समय सीमा है अभी तक 30 जून थी, उसको बढ़ा करके अब 31 अगस्त 2023 कर दिया गया है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन ले लिया है, तो हम ये मान सकते हैं कि अभी समय है हमारे पास। कुल मिलाकर के ये एक बात है। एक मणिपुर स्टेट के लिए कुछ उन्होंने पीरियड का एक्सटेंशन किया, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा रिलेवेंट हमारे लिए होगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो गोल्ड या जो प्रीशियस स्टोन्स के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के ईवे बिल को लागू करने की बात की गई है। तो जहां तक मैं बात करता हूं कि इंटर स्टेट मूवमेंट को लेकर के, तो इंटर स्टेट मूवमेंट के केस में ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन पर ईवे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं। दैट मीन्स कि अगर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में मेरे को अगर कोई गोल्ड या कोई प्रीशियस स्टोन का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो मुझे ईवे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य के लिए अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में विद इन द स्टेट अगर मूवमेंट करना है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, यानी भोपाल से अगर मुझे इंदौर कोई गोल्ड लेकर के जाना है तो उस पर ईवे बिल की रिक्वायरमेंट है, और ये 15 अक्टूबर 2022 से हमारे यहाँ लागू हो चुकी है। अभी मुझे उत्तर प्रदेश का आइडिया नहीं है कि विद इन द स्टेट मूवमेंट पर वहां पे गोल्ड ईवे बिल की रिक्वायरमेंट है अथवा नहीं। तो जीएसटी काउंसिल ने अभी जो निर्णय लिया है उसमें उन्होंने सारे राज्यों को ये निर्देश दिए कि आप उसको अपने सुविधा के हिसाब से गोल्ड के मूवमेंट पे या प्रेशियस स्टोन के मूवमेंट पे ईवे बिल को लागू करें। लेकिन खास बात यह है कि जब इन प्रीशियस स्टोन का या ज्वेलरी आइटम्स का जब मूवमेंट होगा तो उसमें व्हीकल नंबर डालने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी ज्वेलर्स एसोसिएशन है उन्होंने एक इसमें बड़ी चिंता जाहिर की थी कि अगर मैं कोई भी गोल्ड या प्रीशियस स्टोन या इस तरीके के कीमती सामान लेकर के जा रहा हूँ और उसमें अगर मैं ये कहता हूँ मैं जीएसटी नेटवर्क पे अपना कोई गाड़ी का नंबर या इस तरीके की जानकारी दे देता हूँ तो ये मेरे जान और माल दोनों के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए जीएसटी के ईवे बिल पोर्टल पर एक विशेष सुविधा दी गई है कि अगर आप 71 नंबर के HSN कोड का 71 चैप्टर में अगर कोई भी सामान का परिवहन करते हैं तो उसका पार्ट भी आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। पार्ट भी मतलब जिसमें गाड़ी का नंबर आपको डालना होता है वो आपको वहां पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो ये कुल मिलाकर के एक बात उन्होंने यहाँ पर कही है ना। सो बेसिकली ये कुछ एक पॉइंट्स इससे संबंधित थे। इसके बाद जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के पंजीयन में जो जीएसटी का जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये जो फ्रॉड या बोलना चाहिए कि बोगस रजिस्ट्रेशन जितने भी हो रहे हैं उनके संबंध में उन्होंने उस प्रक्रिया को और थोड़ा सा टाइट करने की यहाँ पर बात कही है। वो बात ये है कि पहली बात कि अभी तक हमें कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के हो जाने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर बैंक अकाउंट अपडेट करने की सुविधा थी। दैट मीन्स कि अगर आज मेरा कोई रजिस्ट्रेशन मुझे मिला तो 90 डेज में मुझे अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना होता था जीएसटी पोर्टल पर। अब उन्होंने इस समय सीमा को कम करके कह दिया कि विद इन 30 डेज आपको करना है। बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए जो टाइम लिमिट 90 डेज था उसको कम करके 30 डेज कर दिया गया। साथ ही साथ ये बात कही गई कि अगर आपने बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है तो हम आपको जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करने की सुविधा नहीं देंगे। मीनिंग देयर बाय कि अगर मान लीजिए 25 जून को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ
25 जून से लेकर 30 जून तक मैंने कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की। ऑब्वियसली बात है, जिन सर्विसेज या गुड्स की मैंने सप्लाई की उसमें मैं रेसिपिएंट को क्रेडिट पास ऑन करने के लिए GSTR1 या IFF फाइल करना चाहूंगा, तो 11 जुलाई या 13 जुलाई तक मुझे उसका GSTR1 फाइल करना है। अगर मंथली फाइलर हूं तो 11 जुलाई तक फाइल करना है, अगर मैं क्वार्टरली फाइलर हूं तो मुझे 13 जुलाई तक फाइल करना है। अब पॉइंट ये है कि 25 जून को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, 25 जून को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और अभी उन्होंने अमेंडमेंट करके कहा कि विद इन 30 डेज आप इसको कर सकते हैं, तो 30 दिन खत्म होंगे 25 जुलाई को। लेकिन अगर मैं 11 जुलाई या 13 जुलाई को GSTR1 फाइल करना चाहता हूं तो जब तक मैं अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं करूंगा मुझे GSTR1 फाइल करने की परमिशन नहीं मिलेगी। सो इन दैट वे मुझे 11 जुलाई या 13 जुलाई के पहले पहले अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना पड़ेगा GST पोर्टल पर, अदरवाइज मैं GSTR1 या IFF फाइल नहीं कर पाऊंगा। सो ये एक नई रिक्वायरमेंट अभी आने वाली है, अभी निर्णय हुआ है, इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी होगा। अच्छा सर मेरा जी सर मेरा इसमें यह मानना है कि ये 30 दिन की कंडीशन प्रिवेल करेगी, आफ्टर 30 डेज एक्सपायर के बाद सर ये कंडीशन प्रिवेल करेगी IFF नॉट फाइल करने की। सर यदि आप जो कह रहे हैं ना सर 25 जून वाला, तो 25 जून से जब तक 25 जुलाई तक नहीं होगा उसके बीच में यदि कोई ड्यू होता है तो मैं फाइल कर पाऊंगा विदाउट अपडेशन ऑफ बैंक अकाउंट। सर इसमें प्रेस रिलीज में अभी कई सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि प्रेस रिलीज जो ड्राफ्ट की गई है वो थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज में की गई है कि सभी लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन हम इसके लिए अभी वेट कर ले नोटिफिकेशन का। जो नोटिफिकेशन आएगा उसको फिर हम प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे कि बेसिकली ये 30 डेज कब से लागू होंगे। फाइन, इसमें ये कहा गया कि विद इन 30 डेज अगर आपने अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया, अगर 30 डेज में आपने बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया तो सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन हो जाएगा। मतलब कि अगर 25 जून को मेरा रजिस्ट्रेशन मिला, 25 जुलाई तक मैंने अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मेरे रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देगा, और जैसे ही मैं अपना बैंक अकाउंट फिर अपडेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस सस्पेंशन का रिवोकेशन भी सिस्टम बेस्ड होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ हमारा सिस्टम करेगा, उसमें हमारे ऑफिसर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो बोल जरूर रहे, लेकिन मुझे थोड़ा सा विश्वास नहीं है इस बात पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लॉ मेकर्स, कि ऐसा कुछ होगा। वो सारा कुछ सिस्टम ड्रिवन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई फील कि शायद ऐसा ना हो। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है। तो बेसिकली GST का पंजीयन कराने में अब थोड़ी सी और सावधानी हमें रखनी पड़ेगी, और बहुत कठिन समय धीरे धीरे आ रहा है कि उतना इजीली जो हम रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिया करते थे, क्योंकि हो ये रहा है कि देखिए अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि जो अभी ड्राइव चल रही है फेक रजिस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करने की, पूरे देश भर में करीब करीब 16,000 कंफर्म्ड फेक रजिस्ट्रेशन उनको मिले। तो सब बड़ी गजब की बात है कि 1,30,00,000 के आसपास टोटल रजिस्ट्रेशन है GST में, उसमें से मात्र 16,000 रजिस्ट्रेशन आपकी 2 महीने की एक्सरसाइज के बाद में आपने आइडेंटिफाई किए जो कि फर्जी। उसके चलते आप पूरे 1,30,00,000 के आसपास जो रजिस्ट्रेशन है या जो आने वाले रजिस्ट्रेशन है, जो नए इंटरप्रेन्योर्स आकर के अपना GST में पंजीयन कराने जा रहे हैं, आप उनके लिए कठिनाई पैदा कर रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या वाली बात है। तो देखिए सब क्या होता है इसमें, लेकिन थोड़ा सा GST पंजीयन में तकलीफें और बढ़ने वाली हैं। आप इसको इस तरीके से लेकर के चलिए। एक और जो नया प्रोसीजर आपके और हमारे सामने आने वाला है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। ये किस चीज की बात करेगा वो समझें। देखिए साहब, उन्होंने ये कह दिया कि GSTR1 और GSTR3B में अगर आपका कोई डिफरेंस है, आपको और हमें पता है कि GSTR1 और GSTR3B में डिफरेंस होने के कई कारण हो सकते हैं, कि मेरे GSTR1 में मैंने टर्नओवर ज्यादा रिपोर्ट किया और GSTR3B में मैंने टर्नओवर कम रिपोर्ट किया। से फॉर एग्जांपल मैंने GSTR1 में 1 करोड़ का टर्नओवर रिपोर्ट किया, जिसके ऊपर 18 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी बनती है। मैंने GSTR3B में जो टैक्स जमा किया वो 15 लाख रुपए जमा किया ड्यू टू सर्टेन रीजन। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं उस रीजन में नहीं जा रहा। तो जो मेरी 18 लाख की टैक्स लायबिलिटी बनती थी GSTR1 में, 3B में जब मैं टैक्स जमा करने गया तो मैंने केवल 15 लाख रुपए का टैक्स जमा किया। अब देयर इज अ मिसमैच ऑफ टैक्स लायबिलिटी बाय 3 लाख रुपीस, कि GSTR1 में टैक्स आता है 18 लाख का और 3B में आता है 15 लाख का, 3 लाख का अंतर है सर। अब इस अंतर को GST नेटवर्क खुद से पकड़ लेगा। बिल्कुल ठीक है जी, ये तो बिल्कुल प्लस माइनस का ही गेम है, तो सिस्टम तो बड़े इजीली इसको ट्रैक कर सकता है। उसमें उन्होंने एक नई सुविधा भी चालू की है जिसको कहा गया DRC1B, बी फॉर बॉम्बे, DRC1B,
कि उन्होंने ये कहा जी GSTR 1 और 3B में अगर आपका कोई भी अंतर है तो हम आपको DRC 1B में इंटीमेट करेंगे कि भाई आपका जो GSTR 1 है उसमें 18 लाख रुपए दिख रहा है, 3B में 15 लाख दिख रहा है, 3 लाख का अंतर है। बहुत अच्छी बात है। तो जिस दिन आपको ये GSTR 1B मिलेगा उससे 7 दिन के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, या तो इस 3 लाख का आप पेमेंट कर दें, और अगर पेमेंट नहीं करते तो आप उसका रीजन बता दें किस वजह से 3 लाख का अंतर है। ये भी अच्छी बात है। तो अगर आप 7 दिन में पेमेंट कर देते हैं या उसका रीजन बता देते हैं तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आप 7 दिन में ना तो अंतर बताते हैं और ना ही आप उसका पेमेंट करते हैं तो उसकी रिकवरी की प्रोसीडिंग्स क्या होगी, इस बात को लेकर के अभी कंफ्यूजन था। तो उस कंफ्यूजन को उन्होंने इस GST काउंसिल की बैठक में दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने कह दिया जी कि अगर ये आपका जो डिफरेंस आपने उसका रीजन नहीं बताया है या आपने उसका पेमेंट नहीं किया तो 7 दिन के बाद में हम आपको एक और फॉर्म जारी करेंगे जिसका नाम होगा DRC 1D, डी फॉर दिल्ली। तो DRC 1D हम आपको फाइल करेंगे और उससे हम आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स चालू कर देंगे। दैट मीन्स कि सेक्शन 61 में जो स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न के प्रोविजंस हैं उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। कोई ASMT 10 आपको जारी नहीं किया जाएगा, कोई ASMT 11 में आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आपसे सीधा सीधा बात ये कही गई कि DRC 1B आया, 7 दिन के अंदर या तो आप पेमेंट करें या जवाब दें। अगर आप पेमेंट भी नहीं करते, जवाब भी नहीं देते हैं, तो आपको DRC 1D में जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स है वो चालू हो जाएंगी। सेक्शन 61 की जो पूरी प्रक्रिया है वो साइडलाइन कर दी जाएगी। यानी इतनी लंबी जो प्रक्रिया होती थी कि सेक्शन 61 में जाकर के पहले आपको SMT 10 दिया जाएगा, फिर DRC 1 दिया जाएगा, फिर ऑर्डर पास किया जाएगा, फिर रिकवरी चालू होगी, तो वो सारी प्रक्रिया उन्होंने सब साइडलाइन कर दी। ऑल्दो दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज अगेन सब्जेक्ट टू लिटिगेशन। हो सकता है कि इसमें अभी बहुत सारे कोर्ट्स में जाकर के रिट पिटिशंस फाइल हो, इसको चैलेंज किया जाए, लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने जो निर्णय लिया है वो ये है कि वो आपको GSTR 1 और 3B का जो अंतर है उसको 1B के माध्यम से इंटीमेट करेंगे। 7 दिन का समय आपके पास होगा, या तो टैक्स जमा करें या कारण बताएं। अगर आप नहीं बताते हैं तो 1D आपको जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद आपकी रिकवरी की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। जी संजय सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं बस इसी से बात कर रहा था कि सर यदि कोई भी हमारे साथ डिफरेंस हो सकता है मेरी मिस टाइपिंग हो रही हो, मिस गलती से एंटर हो गया हो, तो वो मेरे पास सब चेंजेस होता है कि मैं उसको नेक्स्ट पीरियड में उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ। जी, इसीलिए वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं विद इन 7 डेज कि आप कारण बता दीजिए कि किस वजह से है। तो अगर आपका जेन्युइन आंसर होगा तो वो उसको फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स में नहीं लेकर नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है सर, देखिए अभी भी हमारा जो देश है उसमें हर कोई इतना टेक्निफाइड नहीं है, एक्सपर्ट है कि उस जो मैसेज आए वो आ जाए, क्योंकि सर पोर्टल पे आता लोग नहीं देख पाते और 7 दिन का टाइम बहुत शॉर्ट होता है सर। ये आप भी मानेंगे कि डेट ऑफ इश्यू से उन्होंने 7 दिन मान लिए। यदि मेरे पास सर नेक्स्ट टैक्स पीरियड का जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरे पास रेक्टिफाई करने का है ना सर अपॉर्चुनिटी। सर ये बिल्कुल सर, ये अपॉर्चुनिटी तो मुझे पूरा 30 दिन मिलता है ना सर? बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है सर। यहाँ पर तो यहाँ तक के एग्जांपल हैं कि ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर भी हमने नहीं देखा 73 74 का, उसका अपील करने के 120 दिन भी निकल गए। उसके बाद जाकर के हमने देखा कि साहब ये 120 दिन पहले से ज्यादा ऑर्डर पास हो गया और उसकी अपील करने की समय सीमा भी निकल चुकी। तो 7 दिन तो बड़ा छोटा समय है। हम तो बात कर रहे हैं 120 दिन का समय तक भी निकल जाता है, क्योंकि जो ऑर्डर आता है वो एक अलग टैब में आता है, एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स में, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो आ गया। सो पॉइंट ये है कि अगेन देखिए इस पॉइंट पर लिटिगेशन बहुत हो सकता है कि ये आर्बिट्रेरी है और इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, बट द पॉइंट इज दैट GST काउंसिल हैज टेकन डिसीजन ऑन इट। और सर एक तरीके से सर इन्होंने ज्यूरिडिक्शनल पावर का मिसयूज नहीं होगा आगे का, क्योंकि सर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने, DRC 1D के बाद कर दी, डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी कोई उसकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपके बैंक से निकाल दे सकते हैं पैसा। डेफिनेटली अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं है ना सर इस चीज का हार्डशिप है, नो डाउट हार्डशिप है। और मुझे लगता है कि ये जब प्रोविजन आएगा तो इसको लेकर के कोर्ट्स में बड़े सारे लिटिगेशंस जाने वाले हैं, बड़े सारे इसकी वैलिडिटी को लेकर के क्वेश्चंस क्रिएट किए जाने वाले हैं, और होगा और होना भी चाहिए, दोनों ही बातें हैं। सो पॉइंट ये है कि 1 और 3B एक ऐसी चीज है कि इसमें मिस्टेक होने के कई कारण हो सकते हैं और जेन्युइन कारण हो सकते हैं। हम कोई उसमें ये बात नहीं कह रहे कि कोई टैक्स इवेजन का इंटेंशन शामिल है, क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, जेन्युइनली रीजंस हो सकते हैं। सो पॉइंट ये है कि केवल आप 7 दिन दे रहे हैं और 7 दिन के बाद में आप रिकवरी प्रोसीडिंग्स डायरेक्टली स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो ये एक
अच्छा, एक और बात है सर कि अगर मान लीजिए ये दिया गया, मेरा एक प्रश्न इसमें ज्यादा है यहाँ पर, वो ये कि अगर जीएसटीआर 1 और 3B में मेरा डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो आप डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग कैसे चालू कर सकते हैं? ऑर्डर तो दीजिए मुझे, और उस ऑर्डर को मुझे अपील करने का राइट तो दीजिए। ठीक है, मैंने आपको एक कारण बताया और कारण से आप संतुष्ट नहीं है, तो मेरे पास अपील का राइट आपने कहाँ रखा इसमें? सर अमेंड करने के लिए मेरी किसी मिस्टेक को अपेंड करने का मुझे कोई राइट आपने दिया नहीं, अपॉर्चुनिटी मेरे पास है नहीं, एटलीस्ट कुछ तो हो। और एग्जैक्टली तो इस वाले पॉइंट को लेकर के अभी कई सारे डिस्प्यूट्स आने वाले हैं। सो लेट्स सी कि कहां तक ये जाएगा, बट ये जीएसटी काउंसिल का जो एक निर्णय था ये मैंने आपके सामने रखा। अब कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है, क्या इसके पीछे और उनकी मंशा है, क्या इसमें लिटिगेशन होगा, वो समय देखने वाली बात है। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट हो रहे हैं, मुझे मालूम है कि कई सारे प्रश्न हैं, तो मैं थोड़ा सा प्रश्न को अभी होल्ड पर रख करके एक पॉइंट और इससे रिलेटेड है वो एक्सप्लेन करके फिर मैं प्रश्नों पर आता हूँ। ये तो बात हो गई सर जीएसटीआर 1 और 3B के अंतर की। साथ ही साथ अब इन्होंने एक बात और कही कि जीएसटीआर 2B और 3B का जो अंतर है, कि जीएसटीआर 2B में जो आपका आईटी से रिफ्लेक्ट हो रहा है और जीएसटीआर 3B में आईटी से जितना आपने क्लेम किया, अगर उसके बीच का कोई अंतर है तो वो अंतर का भी सेम प्रक्रिया रहेगी और उस अंतर को आपको इंटीमेट किया जाएगा इन DRC 1C, C फॉर कैलकाटा, C फॉर केट। तो पॉइंट समझिए कि DRC 1A हमें पता है क्या होता है, इंटीमेशन प्रायर टू इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। DRC 1B हो गया जीएसटीआर 1 और 3B के बीच के अंतर का इंटीमेशन। जीएसटीआर 1C हो गया जीएसटीआर 2B और 3B के बीच के अंतर का इंटीमेशन। उसमें भी सेम प्रक्रिया, 7 दिन का समय, कारण बताइए या टैक्स जमा कीजिए, नहीं करेंगे तो फिर 1D में आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग चालू कर दी जाएगी। सो सारी ABCD आप समझ लीजिए इसकी DRC की। तो DRC 1 है इंटीमेशन प्रायर टू इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, DRC 1B डिफरेंस बिटवीन GSTR 1 and 3B, GSTR 1C डिफरेंस बिटवीन GSTR 2B and 3B, एंड GSTR 1D रिकवरी की प्रोसीडिंग चालू होने का एक इंटीमेशन आपको मिलेगा अलॉन्ग विद टैक्स एंड इंटरेस्ट। सो कुल मिलाकर के DRC 1ABCD हमने यहाँ पर देख लिया है जी। अब आदित्य जी आपका कोई प्रश्न है, प्लीज पूछिए। सर एक पॉइंट ऐड करना था कि GSTR 1 जब क्वार्टरली फाइल करते हैं तो GSTR 1FF में सिर्फ टैक्स इनवॉइस की ही सेल उसमें फीड होती है, कैश की नहीं होती। कई बार क्वार्टरली रिटर्न में कैश की सेल इस वजह से भी छूट जाती है जी कि वो क्वार्टर में जब अप्रैल का फाइल कर रहे हैं तो खाली टैक्स इनवॉइस का बिल लेगा, मई में भी टैक्स इनवॉइस लेगा और जून में हमें कैश खुद ही चढ़ानी पड़ती है अप्रैल मई की जी। तो कई बार इस वजह से भी कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं 1 और 3B में। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली बहुत सारे कारण हो सकते हैं डिफरेंसेस के। तो वही उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी आपको ये दी है, सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कि 7 दिन में आप ये बता दीजिए किस वजह से अंतर है। अगर वो संतुष्ट होंगे तो रिकवरी प्रोसीडिंग चालू नहीं करेंगे, अगर असंतुष्ट हुए तो वो आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग चालू कर देंगे। सो बेसिकली यही पॉइंट है। फाइन, सो आई एम मूविंग अहेड। इसके बाद एक उन्होंने पॉइंट यहाँ पर ये दिया कि भाई GSTR 9 अगर आपने टाइम से फाइल नहीं किया तो उस बात का रिमाइंडर देने के लिए उनके पास अभी तक लॉ में कोई ऑप्शन नहीं था। जैसा कि अगर हम GSTR 1 या 3B फाइल नहीं करते तो एक GSTR 3A में वो आपको लेटर इशू करके बोलते हैं कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, रिटर्न फाइल कीजिए। तो सिमिलरली अब उन्होंने ये ऑप्शन को एक्सटेंड कर दिया है कि GSTR 3A के माध्यम से GSTR 9 की फाइलिंग को वो आपको रिमाइंड करवाएंगे कि अगर GSTR 9 आपने जो भी ड्यू डेट है वहां तक फाइल नहीं किया तो GSTR 3A में आपके पास एक नोटिस आएगा और उससे आपसे कहा जाएगा कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहिए था और आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया। सो बेसिकली ये है। बहुत सारे जो ऐसे प्रोविजंस हैं जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज के नहीं है, मैं उनको स्किप करता जा रहा हूँ। जैसे OIDR से संबंधित अगर कुछ है तो ये नेटफ्लिक्स या शादी.com, नौकरी.com जैसी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके काम का है, तो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज नहीं है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इसमें सब एक बड़ा जो यहाँ पर चेंज आने वाला है उसको हम यहाँ पर बात करें। हार्डली 2-3 पॉइंट्स बचे हैं जिसको हम करके फिर अपनी आज की चर्चा को विराम देंगे। एक उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, अकाउंट्स एग्रीगेटर। अकाउंट्स एग्रीगेटर सब RBI से अप्रूव्ड कुछ एक एजेंसीज होती हैं जो कि आपकी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है GST के डाटाबेस में उसको ट्रांसमिट करेंगी बैंक्स तक। जैसे आप लोगों ने अभी सुना होगा कि कई सारे बैंक्स क्या करते हैं कि हमसे ID और पासवर्ड लेकर के GST की इंफॉर्मेशन फेच कर लिया करते हैं।
या इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड हमसे मांगा जाता है और वो 26AS और वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले लिया करते हैं। तो अभी तक क्या होता रहा कि आईडी पासवर्ड देने की हमें जरूरत पड़ती थी। अब एक वो नया यहाँ पर कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं जिसको कहा जा रहा है अकाउंट सेग्रीगेटर। अकाउंट सेग्रीगेटर जो होंगे वो आरबीआई अप्रूव्ड एक एजेंसी होंगे जो कि आपसे एक बार कंसेंट ले लेंगे, और जैसे ही आपने कंसेंट दी तो उनको आईडी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो आपका जीएसटी नेटवर्क से आपकी जो जानकारी है वो लेकर के बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी अथोराइज पार्टनर्स होंगे उनको उपलब्ध करवा देंगे। तो उस बात के लिए जीएसटी कानून में भी कोई परिवर्तन लाना चाहिए था। तो सेक्शन 163 में उन्होंने इस बात का प्रोविजन करने की यहाँ पर निर्णय लिया है कि अब आप जैसे ही, क्योंकि अब बैंक आपसे बार बार जो डाटा मांगा करते हैं तो शायद कुछ समय बाद वो डाटा मांगने वाली जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। आप केवल कंसेंट दे दीजिए और जीएसटी नेटवर्क से सारी जानकारी आपके बैंक के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। तो आपने कितना टर्नओवर किया बैंक के पास में रियल टाइम बेसिस पे जानकारी उपलब्ध हो सकती है। तो उस बात के लिए उन्होंने यहाँ पे प्रोविजन लेकर के आए हैं। एक प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन मार्केट में था रिलेटेड टू कि अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड कस्टमर को कोई गुड सप्लाई किए, जैसे मान लीजिए आगरा एक आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आगरा में कोई एक बाहर का व्यक्ति, मान लीजिए भोपाल से मैं आगरा आया और आगरा में आकर के वहां पे कोई बढ़िया सारा सा एक ताजमहल का जो मोमेंटो है वो मैं परचेस करके ले जा रहा हूँ और मान लीजिए उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए। सो अब पॉइंट ये है कि वो जो 1 लाख रुपए का जो ताजमहल का मोमेंटो में लेकर के जा रहा हूँ, तो वो जो भी शॉपकीपर है या जो भी सप्लायर है वो उस पर कौन सा टैक्स लगाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा या आईजीएसटी लगाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। सो पॉइंट यहाँ पर ये है, और वो मैं उसको हैंड में कैरी करके ले जा रहा हूँ। जैसे ही मैं उसकी शॉप से निकलूंगा वो सारी लाइबिलिटी जो है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मोमेंटो इज ट्रांसफर टू मी। उसमें ट्रांसपोर्टेशन करने की जवाबदारी किसी व्यक्ति की नहीं है, वो मैं हाथ में लेकर के अपने साथ आ रहा हूँ। तो अब ऐसी स्थिति में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उस बात को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन था। कुछ लोगों का मानना है कि आईजीएसटी लगेगा, कुछ लोगों का मानना है सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो इस बात का कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन ले लिया है, लेकिन डिसीजन क्या लिया है ये अभी इस प्रेस रिलीज में नहीं बताया गया है। इस बात को लेकर के सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में वो एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही वो एक्सप्लेनेशन आएगा उससे हमें ये सारी चीजें क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल वो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा या आईजीएसटी होगा, दोनों पॉइंट्स को लेकर के सबके अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसलिए अभी उन्होंने ये डिसीजन नहीं दिया है। जैसे ही वो ये इंसर्शन होगा उसके बाद में हमें ये पता चलेगा। सो फाइनली बस एक छोटा सा पॉइंट और फिर हम आज अपनी चर्चा को विराम देंगे। वो ये कि एक उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया है जो कि आईटी सिस्टम रिफॉर्म्स को लेकर के एक अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सबमिट करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि आईटी में और क्या क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए जिनसे कि ये जो टैक्स चोरी या जो फेक इनवॉइसेस हैं या जिसमें टैक्स कलेक्शन को और बढ़ावा मिले, जिससे से ज्यादा यूजर फ्रेंडली हम सिस्टम को बना पाए। तो उस बात को लेकर के एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है और वो अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सबमिट करेंगे। सो ये कुछ एक महत्वपूर्ण निर्णय जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक लिए गए थे जिस पर अभी हमने चर्चा की। सो अब मैं सेशन ओपन करना चाहूंगा आपके क्वेश्चंस के लिए। तो आज का जो हमारा डिस्कशन था इस पर या इसके अलावा जीएसटी से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो मुझे खुशी होगी उन सारे प्रश्नों का जवाब देने में। धन्यवाद। अब आप एक एक करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जिस भाई का कोई सवाल हो प्लीज अपने हैंड रेज कर दीजिए। आइकन जो हैंड रेज का आइकन है वो अपना आप प्रेस कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूं। आदित्य जी पूछिए। सर 9C फाइल ना करने पे कितनी पेनल्टी है, किस सेक्शन पे? देखिए 9C फाइल करने पे स्पेसिफिक कोई पेनल्टी जीएसटी कानून में नहीं है। सेक्शन 125 में 25 हजार रुपए तक मैक्सिमम अमाउंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 125, वो है 50,000 रुपए, वो लगाई जा सकती है। लेकिन ऑफिसर का डिस्क्रिप्शन है, अगर वो आपसे 1,000 रुपए 2,000 रुपए भी अगर पेनल्टी लगाना चाहता है तो वो स्वतंत्र। मैक्सिमम अमाउंट इज 50,000 रुपए, नो स्पेसिफिक पेनल्टी। पेनल्टी कैन बी लेविड अंडर सेक्शन 125 9C में सर। जी बिल्कुल। ठीक सर। संजय भटनागर साहब आगरा। सर ये जो कैपेसिटी बेस्ड मशीन्स का रजिस्ट्रेशंस के बारे में भी जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी है सर, पान मसाला टबैकोस पे, जी उसमें सर ये जो आया है कि एक सर रजिस्ट्रेशन ऑफ मशीन्स, अभी तक था कैपेसिटी थी उसका प्रोडक्शन ऑफ मशीन का रजिस्ट्रेशन, ये किस लिए करा रहे हैं, क्या पर्पज है इसका?
अभी तक तो एसआरपी था सर। देखिए, इस पे आपको लग रहा था पहले taxation। का अगर आपको याद हो सेंट्रल एक्साइज के जमाने में, तो वहां पर टैक्स इसी आधार पर लगता था कि आपके पास मशीनें कितनी है। जी जीएसटी जब से आया तो उन्होंने उसको एड वैलोरम कर दिया। एड वैलोरम कर दिया तो अभी हाल ही में उन्होंने उसको क्या कर दिया, उसको रिटेल सेल्स प्राइस से लिंक कर दिया। तो अब जी प्रश्न ये आया कि रिटेल सेल्स प्राइस से लिंक करने में टैक्स तो वहां मिलेगा जहां पर रिटेल में सेल हो रही है। जी जहां पर बल्क में सेल हो रही है तो वहां पर रिटेल सेल प्राइस तो होती ही नहीं है। जैसे ठीक। जो पान मसाला या गुटखा का जो पाउच है, वो 3 ग्राम 4 ग्राम का जो छोटा सा पाउच है, जो 10 रुपए या 20 रुपए में मार्केट में बिकता है, उसकी रिटेल सेल्स प्राइस होती है। अगर मान लीजिए 500 ग्राम्स या 1 किलो का अगर वो बल्क में उसका सेल परचेज हो रहा है, सो इन दैट केस वहां पर उसका रिटेल सेल्स प्राइस नहीं होगा। तो उस बात को उन्होंने करने के लिए वापस से वो पुराने वाली स्कीम पर आ गए हैं, जो कि सेंट्रल एक्साइज के जमाने में चलती थी, कि मशीनरी बेस्ड टैक्सेशन की भी कैपेसिटी कितनी है, हम तो उस पर चलेंगे। और हाल ही में सर तो आपको पता होगा कि जी पान मसाला इंडस्ट्री पे कई सारी रेड हुई और ये पाया गया कि पान मसाला में बहुत जबरदस्त टैक्स की चोरी हो रही है। एक्चुअली पान मसाला में आप देखेंगे कि 160% तक सेस अमाउंट है, उसका जो टैक्स का रेट है वो 160% तक सेस और 28%, तो 188% उसके ऊपर होता है। यानी 10 रुपए का कोई पाउच है तो उसमें करीब करीब आप मान के चलिए कि 2 या 3 रुपए का उसमें पान मसाला है, बाकी तो टैक्स का अमाउंट है। तो उसके चलते कि टैक्स की चोरी को कैसे रोका जाए, तो उसमें उन्होंने मशीनरी बेस्ड टैक्सेशन पे, जो कि पुराने जमाने में चला करता था, वो लगभग उसी पॉइंट पर लौट रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो का सर फिगर बहुत बड़ा है। इसमें तो सर यदि एक मशीन्स का आ जाएगा कि नंबर ऑफ मशीन हो जाएगी, कैपेसिटीज ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, तो सर ये इसमें जो टैक्सेशन किस तरीके से, फुल कैपेसिटी पे मानेंगे, क्या मानेंगे? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल कोई उसमें जरूरी सर नहीं है कि सर, जरूरी नहीं है कि फुल कैपेसिटी से ही प्रोडक्शन आउटपुट है किसी भी मशीन का। आपका जो कंसर्न है बिल्कुल वैलिड है। ये सर पहली बार नहीं हो रहा है, ये सेंट्रल एक्साइज के जमाने में भी ऐसे ही होता था। तो अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 10 मशीनें हैं और मान लीजिए किसी कारण से 10 मशीन में से एक मशीन चल रही है, बाकी 9 मशीनें बंद पड़ी हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन, देन ऑल्सो द टैक्स हैज टू बी पेड। वो एक तरीके से उस मशीन का किराया हो गया। तो ये सेंट्रल एक्साइज के जमाने में ऐसे ही चलता था और अब वो पुरानी तरीके से ही उसी पॉइंट पर आ गए हैं। इन केस ऑफ बल्क सप्लाई, जहां पर रिटेल सप्लाई है वहां पर तो वो रिटेल सेल्स प्राइस से लिंक अभी भी चलेगा। तो सर ये दोनों रहेंगे, इनका आरएसपी रहेगा मैन्युफैक्चरर के लिए, मशीन बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रिटेलर को आरएसपी आएगा सर। तो एक ही चीज में दो बार नहीं रहेगा सर टैक्सेशन, डुअल टैक्सेशन नहीं होगा सर। देखिए अभी लीगल प्रोविजन आने दीजिए, उसमें पहले एक बार ये देखना पड़ेगा कि कैसे आईटीसी को ये पास ऑन करवाते हैं। जैसे मान लीजिए आई एम अ मैन्युफैक्चरर एंड यू आर माय डिस्ट्रीब्यूटर, और आप रिटेल में आगे सेल करते हैं, तो बीइंग मैन्युफैक्चरर मैंने तो मशीन पे टैक्स दे दिया, और जब मैंने आपको बेचा तो अब मैं आईटीसी का कैसे आपको पास ऑन करूंगा, क्योंकि आप अकेले मेरे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप जैसे मेरे पास हो सकता है 10 डिस्ट्रीब्यूटर और हो, तो फर्दर चेन भी होगी, मेरे नीचे भी होंगे छोटे डेफिनेटली आपके नीचे और पास ऑन तो करनी है ना। हाँ, तो प्रश्न ये है कि जहां पर उन्होंने ये कहा कि लीगली वहां पर रिटेल सेल्स प्राइस अगर नहीं डिक्लेयर्ड है या रिटेल सेल प्राइस डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है, उस स्थिति में टैक्स कैसे लगेगा, तो वो कुछ मॉडलिटी जब नोटिफिकेशन आएगा तो प्रोबेबली इसको लेकर के आए। लेकिन अभी हाल फिलहाल उन्होंने यही कहा है कि जहां पर रिटेल सेल्स प्राइस डिक्लेयर नहीं करना, वहां पे हम कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन वगैरह उस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक सर, थैंक यू। नगीन गर्ग साहब, नगीन गर्ग जी अपने आप को अनम्यूट करें। नगीन गर्ग साहब अपने आप को अनम्यूट करिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर। जी नमस्कार सर, बताइए। सर मैं तो ये बात कहना, अभी जो भाई साहब नवनीत जी ने बताया DRC 1D और 1C, मैं तो ये समझ रहा हूँ हर महीने इसके नोटिस जारी होंगे और ये SMT 10 से ज्यादा कारगर साबित होगा। जी मैं तो जो बात मेरे को समझ में आई वो तो ये आई। जी अब देखिए सर, ये नया प्रावधान है, अब ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, ये एक बड़ी देखने वाली बात है, क्योंकि उसमें तो साल भर का एक जारी होता है और इसमें महीने का जो है ना हर महीने जारी होंगे। हाँ हर महीने डेफिनेटली वो सिस्टम बेस्ड रहेगा सर, उसमें ऑफिसर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो तो उन्होंने एक पैरामीटर सेट कर दिया कि साहब अगर 10% से ज्यादा आईटीसी में या जीएसटी 1-3B में अंतर है तो ऑटोमेटिकली जारी हो जाएगा वो, उसमें किसी ऑफिसर को इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो जाएगा वो। थैंक यू सर। जी रुपेंद्र तंड जी। सर
रुपेंद्र जी एक मिनट प्लीज। ये अनिल कौशिक जी पूछना चाहते हैं कुछ। अनिल कौशिक जी गाजियाबाद से सर, अनम्यूट कर जी लीजिए कौशिक अपने आप साहब को। पूछिए। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर। हाँ हाँ जी, पूछिए सर। हेलो, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या भाई साहब? जी आ रही बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, पूछिए। भाई साहब एक बढ़िया वैसा प्रैक्टिकली एक सवाल है मेरा। सवाल का जी। ये क्वेरी कह लीजिए, कुछ भी कह। एनसीआर में कोयला की आवाजाही, लोडिंग अनलोडिंग सब बंद कर रखी है एनजीटी। हेलो जी 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 बोलिए ना। हेलो, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है आपकी प्रश्न, आप पूछिए। एनसीआर में कोयला की लोडिंग अनलोडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद किया हुआ है। जो भट्टा व्यापार है ब्रिक क्लीन का, वो कोयला ला नहीं सकता बाहर से। एनजीटी का उसके ऊपर डंडा है। कोडरीज को भी ऑर्डर किए हुए हैं एनजीटी ने कि एनसीआर के लोडिंग नहीं करेंगे। पोर्ट को भी ऑर्डर किए हुए हैं, जो इंपोर्टर हैं उनको भी, कि आप एनसीआर के लिए कोयला लोडिंग नहीं कराएंगे। अब चूंकि व्यापार करना है, उसमें काफी पैसा लगाया हुआ है, तो उन्होंने, भट्टे वालों ने, लकड़ी के या तूड़ी, एक सरसों का भूसा होता है सरसों का, उससे वो फुकाई कर रहे हैं। उसका एवरेज कैसे निकलेगा प्रोडक्शन का? जी उसका क्या क्या बोल रहे हैं, क्या कैसे निकलेगा? उसका एवरेज कैसे निकले, मैं बाहर आ रहा हूँ। मतलब प्रॉफिट और मार्जिन कैसे निकले उसका? उसका प्रोडक्शन का एवरेज कैसे निकलेगा भाई? कोयला तो जो है पर लाख 16 टन या 17 टन या 15 टन लगता था। अब इसका तूड़ी में फुकाई कर रहे हैं, सरसों की तूड़ी में। इसका एवरेज प्रोडक्शन का कैसे निकाला जाए? सर उसके केस में तो जो प्रोडक्शन का एवरेज है, आपको एक बार एक बैच बनाना पड़ेगा कि भाई 1 लाख ब्रिक्स पे कितना आपका ये जो टूडी आप कह रहे हैं, या जो भी लकड़ी से उसको हीट दी जा रही है, तो कितना कंज्यूम हो रहा है। तो ऐसे मल्टीपल बैचेस में अगर आप उसको करके देखेंगे तो उसका एक एवरेज निकाला जा सकता है। देखिए, जो कोयले की बर्निंग पावर है वो 6-6.5 हजार है, 6400, 6500, 6600 या 6000 जी, जो मेरी समझ में आया है जी। उसका मैंने अपने क्लाइंट को बोला है कि भाई इसकी तूड़ी की बर्निंग पावर टेस्ट कराइएगा लैब में। अगर वो कहते हैं कि इसकी 1000 है जी, तो 6 गुना ज्यादा लग जाएगी, कोयले के मुकाबले 6-7 गुना ज्यादा लग जाएगी। जी ये क्या उचित है? मेरा ऑब्जर्वेशन क्या चल सकता है या नहीं? सर इसमें देखिए दोनों तरीके हैं। जो आप बात कह रहे हैं वो थ्योरेटिकल तरीके से आप उसको डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना जो टूडी है वो उसमें कंज्यूम हो रही है। हाँ। एक जो तरीका आप कह रहे हैं वो हो सकता है। एक दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि हम जो बैचेस हैं, 1 लाख ब्रिक बनाने में हम प्रैक्टिकली करके देख लें कि कितना उसमें टूडी का कंजम्पशन हो रहा है, और ऐसे करके 4-5 बैचेस में डिफरेंट समय पर करके देखें, तो उससे एक एवरेज निकल करके आ जाएगा कि कितना कंजम्पशन उसमें हो रहा है। तो वो एक दूसरा तरीका हो सकता है। तो दोनों ही तरीके वैलिड हैं, करके देखा जा सकता है, और अकॉर्डिंगली आप उसमें ये जो एवरेज निकालने की बात कह रहे हैं वो निकाली जा सकती है। सर इसका तो अच्छा, एक ही तरीका है कि सर, और फिर क्वेरी है जी। हाँ जी, हाँ भाई साहब। मैं अनिल भाई मैं ये कह रहा हूँ, कहें हर्ष जी, बताएं, आप कुछ कह रहे थे, कुछ बताएं। हाँ अनिल भाई मैं ये कह रहा था कि इसका केवल यही तरीका थी कि जीएसटी काउंसिल इसमें कुछ नहीं कर पाएगी इस प्रोडक्शन के मैटर में। मैं उसकी काउंसिल की बात, मैं तो आपस में डिस्कस। हाँ नहीं, आपस में मैं बता रहा हूँ डिस्कशन में जो आपका टॉपिक आया, इसमें तो आप जनरल वीके को पकड़ लीजिए, अपने एमपी साहब को, और जितने भट्टा एसोसिएशन, सारी भट्टा एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो उनसे जाके मिले कि सब बताओ हमें क्या, हम कैसे अपना व्यापार करें। सरकार कहती है कि हम व्यापार बढ़ा रहे हैं और लोकल फॉर वोकल करना चाह रहे हैं। क्या हम क्या आप नहीं चाहते कि लोकल फॉर वोकल हो, ईंटें लोकल बने, या ईंटें भी आयात करने चाहिए हमें? अगर आप ईंटों को आयात करने के लिए आप हैं, मैं फिर बाहर जा रहा हूँ, असल में आ गया था जी। हाँ जी, अगर मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मोटो है कि भाई लोकल फॉर वोकल होना चाहिए, ईंट एक लोकल फॉर वोकल है,
कि वोकल फॉर लोकल जो मतलब कि ईंट भारत में बनती है, अगर वो चाह रहे हैं कि भाई अधिकारी लोग हैं ये चाह रहे हैं कि भाई नहीं ईंट हमारे लोकल नहीं बननी चाहिए, ये भी आयात होनी चाहिए विदेशों से, तब बात दूसरी, इसीलिए वो कर रहे होंगे तो परेशान आप नहीं परेशान। बोलूं सर, ये एनजीटी ने रोक लगाई हुई है फ्यूल। सर एनजीटी रोक लगाई है, बीच में बोलूं? नहीं रोक तो लगा दी है, लेकिन उसका कोई प्रोविजन तो देना चाहिए ना एनजीटी को कि भाई आप इसकी जगह दूसरा ये ऑल्टरनेटिव इसका इसे यूज करिए आप। शर्मा जी बीच में बोलूं मैं थोड़ा सा? हाँ जी जी। देखिए दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक तो ये है कि एनसीआर में वो लोडिंग अनलोडिंग नहीं करने देने चाह रहे हैं, अलग इशू है। एक तूरी हम जिसको कह रहे हैं, तूरी के कंजम्पशन का एवरेज क्या आएगा साहब? मेरा कहना ये है सर कि तूरी का यहाँ तक सवाल है, न तो तूरी पे परचे टैक्स है न सेल टैक्स है, नहीं है आइटम है। एक सेकंड सर, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मेरा तूरी पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, कोयले पे टैक्स लायबिलिटी थी। दूसरी बात, कोयले पे वो एस्टेब्लिश कर चुके थे कि भाई इतना कोयला फूकता है, अगर कम किया है तो परचेज टैक्स ज्यादा किया है तो प्रोडक्शन ज्यादा मानता हूं मैं जी, राइट सर। अब यहाँ पे चूंकि उनके पास नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है। अब मेरे फायरिंग पीरियड से या और तरीके तमाम है, तो टैक्स तो लगा नहीं सकते तूरी पे। वो प्रोडक्शन का जहां तक सवाल है, मेरी कैपेसिटी है, पीरियड है, फायरिंग पीरियड है, उससे लगाएंगे। तूरी के कंजम्पशन से क्या लेना देना उनको? वहां तो डायरेक्ट लिंक था, कोयला ज्यादा खर्च हुआ है तो प्रोडक्शन ज्यादा मानेंगे, कोयले कम खर्च हुआ है तो हम कोयले की खरीद ज्यादा मानेंगे, कोयला ज्यादा स्टॉक में मिला कम मिला तो उसका असर निकालेंगे हम सर्वे के टाइम पे। तूरी से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। तूड़ी से फर्क भाई साहब ये पड़ा जो मेरी व्यक्तिगत वो है, जैसे इन्होंने भट्टे की एक वो लगाया हुआ है कि अगर 20 पाई का भट्टा है तो उसकी 22,000 रुपए वो है प्रोडक्शन है पर डे। पर तूड़ी तो उतनी हीट पावर ही नहीं है, वो तो नहीं दे ही नहीं सकती प्रोडक्शन। वो एस्टैब्लिश तो करें, वो कहना इस बात को कि इतना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये तो वो डिसाइड करें पहले। वो भाई हम जो नहीं निकाल सक रहे हैं कि कितना तूरी फूकेगी, कितना प्रोडक्शन होगा, तो वो कहां से निकाल लेंगे? पहले वो एस्टैब्लिश करें। कोयले पे तो कर चुके थे वो। ये मेरा कहना है सर। बाकी और तमाम उनके पास साधन है कि मेरा कितना प्रोडक्शन था, कितनी सेल थी, और डाटा है, उनसे निकाले वो, या वो साबित करें पहले, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं वो? ये मेरा कहना है सर। मे बी नहीं ठीक है, वैसे आपका बिल्कुल सही है राकेश भाई, थैंक यू सर। ठीक है। अब मैं रुपिंदर तंड जी को रिक्वेस्ट करूंगा। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू जो अभी 50 इसमें कहा है ना डायरेक्टर की सर्विस के ऊपर। जी ये लेबोरेट मैनर में है कि क्योंकि डिपार्टमेंट जब ऑडिट करता है तो वो इसको बड़ा लेबोरेटली लेके जा रहा था, वो हर सर्विस को टैक्सेबिलिटी में लेके जा रहा था जी। जो सबसे बड़ा आजकल इफेक्ट पड़ रहा है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो डायरेक्टर गारंटी है, तो जो बैंक्स हैं वो हमसे ले लेते हैं कि हम डायरेक्टर गारंटी वो है विदाउट कंसिडरेशन है, वो हमसे सर्टिफाई ले लेते हैं। और जो डिपार्टमेंट है वो उस पर आरसीएम चार्ज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2.5% जो मास्टर सर्कुलर ऑफ द आरबीआई है, उस रेट पर, या प्रिवेलिंग थोड़ा पता चेंज हो सकता है, तो उस रेट पर वो उस पर आरसीएम चार्ज कर रहा है। इस कारण इन करोड़ ऑफ, क्योंकि अगर किसी का 10 करोड़ का भी लोन है वो 2.5% भी लगा लो, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाकर कई लाख की, या लोन तो काफी बड़े बड़े हैं जिनके ऑडिट में सभी पर उन्होंने ये मोस्टली ये सेंट्रल जीएसटी वालों ने किया हुआ। तो वो अब इसको इस टर्म को हम इसमें रेंट का दे दिया उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर। ये एग्जाम्पल है कि स्पेसिफिक टू रेंट ही उन्होंने एग्जाम्प्ट किया है जो इसमें दिया है। देखिए जहां तक मेरी इसमें राय है, इसमें केवल और केवल डायरेक्टर की कैपेसिटी में अगर कोई सेवाएं दी गई हैं कंपनी को तो वो रिवर्स चार्ज के दायरे में रखी गई हैं। बाकी जो सेवाएं डायरेक्टर अपनी कंपनी को देता है उसमें एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने रेंटिंग को दिया है। बाकी की जो सेवाएं और भी हैं, जैसे मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंजीनियर साहब हैं, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंजीनियरिंग की सेवाएं भी देते हैं और उनकी एक ठेकेदारी वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है। ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलेंगे कि वो एक इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है ठेकेदारी वाली, और बीइंग इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो इंजीनियरिंग की सेवाएं भी देते हैं।
अब वो ठेकेदारी वाली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसने इंजीनियर साहब की सेवाएं भी ले रखी हैं, तो क्या उसके ऊपर भी आरसीएम पे टैक्स लायबिलिटी बनेगी? तो इन माय हम्बल ओपिनियन मेरा राय ये है कि जो बीइंग डायरेक्टर, जो मिस्टर ए ने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डायरेक्टर होते हुए जो सेवाएं दी हैं, केवल और केवल आरसीएम की लायबिलिटी उस पर आएगी। इसके अलावा बाकी की जो सेवाएं डायरेक्टर किसी और कैपेसिटी में अपनी कंपनी को दे रहा है वो आरसीएम के दायरे से बाहर होंगे। हालांकि अभी इसके लिए जो नोटिफिकेशन या जो भी सर्कुलर जारी होने वाला है हमें उसका इंतजार करना चाहिए, उसके बाद और क्लैरिटी आएगी। लेकिन जो मैं समझ पाया इस प्रेस रिलीज के माध्यम से, उसका मीनिंग मैं जो समझ पा रहा हूँ वो इतना सा है कि केवल डायरेक्टर की कैपेसिटी में दी जाने वाली सेवाओं पे आरसीएम है, बजाय उसके जितनी भी सारी आपकी सेवाएं होंगी उस पर आरसीएम नहीं होगा। उस पर फॉरवर्ड चार्ज में अगर टैक्स लगना होगा तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। आपका मतलब क्या व्यू पॉइंट है जो ये डायरेक्टर गारंटी है उसके ऊपर? कॉर्पोरेट गारंटी भी एक तरीके की वही सेवा है जो कि डायरेक्टर ने कंपनी को प्रोवाइड की है, लेकिन पॉइंट ये है कि डायरेक्टर ने वो जो कॉर्पोरेट गारंटी दी है वो इसीलिए दी है क्योंकि वो डायरेक्टर है। कोई आप किसी अन्य व्यक्ति के होते हुए आपने कॉर्पोरेट गारंटी नहीं दी है। तो अब इसमें इस पर्टिकुलर सेवा के संबंध में प्रश्न केवल यही आएगा कि क्या ये जो कॉर्पोरेट गारंटी दी गई है ये बतौर डायरेक्टर हैसियत बहैसियत डायरेक्टर अगर आपने ये सेवाएं दी हैं तो फिर ये आरसीएम के दायरे में रहेंगी। तो हाल फिलहाल मैं ये मान के चलता हूं कि जो कॉर्पोरेट गारंटी कोई डायरेक्टर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो ये डायरेक्टर की हैसियत के तहत उसने कॉर्पोरेट गारंटी दी है तो वो आरसीएम के दायरे में आएंगे। पर्सनल गारंटी लेके चलते हैं ना सर उसको डायरेक्टर की? नहीं, वो इसीलिए दी है ना क्योंकि डायरेक्टर कंपनी का अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसके लिए ही डायरेक्टर की गारंटी दी जाती है कि भाई डायरेक्टर भी किसको पकड़ेंगे, वो कल को कंपनी अगर नहीं रीपे कर पाती तो किसको पकड़ेंगे? तो डायरेक्टर को ही उसका रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है और डायरेक्टर उनको कंपनी को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे लगता है कॉर्पोरेट गारंटी के केस में तो आरसीएम कंटिन्यू होगा, लेकिन जो बाकी की सेवाएं हैं उनके संबंध में आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। संतोष कुमार दुबे जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार दुबे साहब, बताइए सर। ये हमें दो क्वेश्चन थे जी। एक क्वेश्चन ये है कि यदि मेरा टर्नओवर 5 करोड़ एक्चुअल में कब से माना जाएगा? जैसे मेरे किसी पार्टी का कभी 1 करोड़ हुआ है, कभी 2.5 करोड़, कभी 3 करोड़ हुआ है, तो आज की स्थिति में उसका 5 करोड़ से ऊपर का हो गया यदि पूरा जोड़ा जाए, तो क्या हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक बिल जारी करने पड़ेंगे अब? चलिए, उसमें सब बड़ा क्लियर सी बात है कि पर फाइनेंशियल ईयर लिमिट है 5 करोड़ की। अगर फाइनेंशियल ईयर 17-18 यानी 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच 18-19, 19-20 फाइनेंशियल ईयर, 20-21 फाइनेंशियल ईयर, 21-22 फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी भी साल में आपने 5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया है तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग आपके लिए कंपलसरी है। आपका जो ये टर्नओवर है, ये जो टर्नओवर है ये पर फाइनेंशियल ईयर लिमिट है, ओवरऑल लिमिट नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भी एक साल में, मान लीजिए 18-19 में आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर गया, बाकी सालों में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, अभी भी आपका टर्नओवर अगर मान लीजिए 5 करोड़, तो क्या आप पहला ही बिल इशू कर रहे हैं 10,000 रुपए का, तो भी आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आएगी। अभी वो लिमिट, अब एक्चुअल में लिमिट क्या रहेगी उसकी? वो नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि किसी भी साल में अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो गया तो आप अगर 100 रुपए का भी इनवॉइस अभी जारी करेंगे, B2B इनवॉइस है और 100 रुपए का भी है, तो आपको ई इनवॉइस करना पड़ेगा। और सर 5 करोड़ टर्नओवर नहीं हुआ है किसी, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से अभी तक किसी भी साल में नहीं हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, आपको फिर ई इनवॉइस करने की आवश्यकता नहीं है। यही सर थोड़ा पॉइंट क्लियर करना। तो दूसरा सर एक पॉइंट ये है जी कि जो हमने इस महीने परचेज करी और किसी ने R1 लेट कर दी अपनी जी, और उसकी जो हमारी जो ITC थी अब वो 2B में शो नहीं हो रही, तो क्या हम उसको 2 में शो हो रही है जी, तो क्या क्लेम कर सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा। तो अकाउंट बुक्स में तो हमारी परचेज अभी इसी में लिखी जाएगी, वो सब रिकंसिलेशन आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बनाने पड़ेंगे। जी जी, अच्छा, वो हम जब 2B में जब शो होगा तो ही क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल जी। ओके सर, थैंक यू सर। एक्चुअली घर आके इसको बंद कर। अंकित गर्ग साहब सहारनपुर से 5:30 बजे
जो नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स अपने जारी होते हैं उसके संबंध में बातचीत करते हैं, और हम सब एक ग्रुप डिस्कशन इस तरह से कर लेते हैं कि जैसे हम सब साथ बैठे हों। उसके पश्चात प्रत्येक सप्ताह एक मुख्य सब्जेक्ट इसमें रहता है। आज का सब्जेक्ट जो कि बहुत ही बढ़िया, जो जीएसटी काउंसिल द्वारा 50वीं अपनी बैठक हुई है, उस बैठक का क्या आउटकम्स है, उसके क्या परिणाम है, क्या उसके विषय हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे नवनीत गर्ग साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट, भोपाल मध्य प्रदेश से। और सर आपने ऐसा ही व्याख्यान दिया जैसे अपने शैलेश जी भाई साहब छतरपुर वालों ने जो आपकी तारीफ की थी, तो मुझे लगता है कि उसको जोड़ के और मेरी भी प्लस उसमें कर दीजिए, क्योंकि वाकई इतना बढ़िया व्याख्यान। और जैसे हमने देखा कि बहुत लंबा समय भी हो गया, लेकिन फिर भी हम सब लोग डटे पड़े हैं और सबने अपने अपने क्वेश्चन भी, जब कहीं से क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब ये है कि वो जो हमारी सेमिनार है, वो वेबिनार है, वो हमारी सफल हो रही है। सबने अपने अपने क्वेश्चन भी रखे हैं। गाजियाबाद से जैसे हमारे अनिल कौशिक साहब हैं, अति वरिष्ठ सदस्य हैं, तो उन्होंने भी अपनी बातें आप तक पहुंचाई और आपसे वो उसका जो मिल सकता था उसका समाधान, उसकी कोशिश की। तो सबसे पहले वाकई जैसे भाई साहब ने कहा कि सरस्वती पुत्र आपको बहुत बढ़िया संज्ञा दी है, और आगे भी आपका स्नेह, आपका सहयोग हम सबको मिलता रहे, हमारे उपकाश को मिलता रहे, और हमारा उपकाश इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। साथ ही साथ आप सभी उपस्थित साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इस विधि वाणी को अनवरत चलाने में भरपूर सहयोग दिया है। और उसके पश्चात हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान हर्ष शर्मा जी, जो कि हर सप्ताह ऐसे ही कोई ना कोई कोहिनूर हीरा ऐसा तलाश करके लाते हैं कि अभी जिससे हम सब का बहुत ही, अब लास्ट वीक भाई साहब जो हमारे यहाँ वेबिनार थी उसका विषय बहुत बढ़िया था। एक बार ITR का विषय है, एक बार SMT 10 का विषय है। तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन बात को सोच के और उसी के लिए जो भी एकदम उपयुक्त वक्ता हो सकते हैं उन वक्ताओं को यहाँ पर लेकर आना, वाकई आप साधुवाद है आप सभी को। और नवनीत जी आपका तो मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने बढ़िया तरीके से और सहजता से, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट अमित जी फिर आपकी आवाज बंद हो गई। अमित जी को टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से आपके इंस्ट्रूमेंट में। अब मैं आप सभी को राष्ट्रगान के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच सर। आप सब सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। जितना प्यार उसने आप लोगों को मिलता है ना, हाईली ब्लेस्ड विद योर ब्लेसिंग सर। अरे सर आशीर्वाद दिया है। नहीं सर, आप लोगों से जो प्रेम और स्नेह मिलता है ना, बस दिल गदगद हो जाता है। नहीं सर, मजा आ गया सर, बहुत अच्छा लगा। इतनी ज्यादा चीजें क्लैरिफाई हुई हैं और फिर ये चीजें अमर कर दी हमने, तो अपना सब आपके रिकॉर्ड कर ली। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत इसको आपकी वीडियो खोलेंगे तो सुन लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
आप बिल्कुल फोन नमस्ते। लगाएं नमस्ते जब बोर्ड के भी आपको फ्रॉम कोई तकलीफ कोल्हापुर। हो। शर्मा जी नमस्ते, बोर्ड के फ्रॉम कोल्हापुर। नमस्कार।